नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं किशोर शर्मा और कर्मा आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के टेस्ट को डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मेरे द्वारा इन 100 प्रश्नों के अतिरिक्त और कौन-कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए डिस्कशन तैयार किया गया है। तो एक-एक करके हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं और उन संभावनाओं को भी तलाशने की कोशिश करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो बच्चों, पहला प्रश्न है आज का। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों के सही क्रम, बच्चों है ना, सही क्रम को हमें क्या करना है, चुनाव करना है अगर देखा जाए। तो इसमें ऐसे कौन से ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत अगर हम बात करें कि जिसमें सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों को हम देख सकते हैं? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं हमें आबादी देखने को मिलती है, उसमें सबसे पहला तो इंदौर का नाम आता है, दूसरे पर बच्चों भोपाल का आता है, तीसरे पर जबलपुर आता है और चौथे पर ग्वालियर आता है। यहाँ पर जो उज्जैन दे रखा है और जो सीक्वेंस यहाँ पर अलग दे रखा है, उसके कारण अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर अगर यहाँ पर हम देखेंगे सर्वाधिक। और हम जानते हैं मध्य प्रदेश के ये प्रमुख चार उप महानगर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका व्याख्या देखें तो व्याख्या भी कुछ इसी प्रकार से मिलेगी, जैसे अगर देखा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इंदौर का अगर हम बात करें लगभग 24.2 लाख यहाँ पर पॉपुलेशन है। वहीं भोपाल की अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 19.2 लाख है। और जबलपुर की पॉपुलेशन को देखेंगे तो 13.2 लाख। और यहाँ ग्वालियर की पॉपुलेशन को देखा जाए तो 8.7 लाख की पॉपुलेशन पर ये मध्य प्रदेश में सबसे शहरी आबादी के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या में आगे हैं, आबादी में आगे हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी है? ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर बच्चों, जब जनगणना हुई उस जनगणना के दौरान हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, इसमें जैन धर्म के कितने हैं, सिख के कितने हैं, इन सभी का भी डेटा प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जातिगत जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए कितने प्रतिशत हैं, तो मुस्लिम आबादी अगर देखा जाए 7.57, 6.57, 8.57। और यहीं पर अगर देखा जाए तो लगभग 5.57। तो बच्चों एग्जैक्ट अगर मैं बोलूँ तो ध्यान रखना यहाँ पर लगभग आप राउंड फिगर के परिप्रेक्ष्य में इसको ऐसे याद रख लीजिए, 6.6 के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा वो 6.57 एग्जैक्ट आंसर निकल कर आता है। तो ऐसी स्थिति में अन्य की क्या स्थिति है वो देख लीजिए। तो 6.57 हमारा आंसर हो गया, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हिंदुओं के प्रतिशत अगर देखा जाए तो ध्यान रखना 90% यानी लगभग 91%। वहीं मुस्लिम आबादी अगर राउंड फिगर के परिप्रेक्ष्य में 6.6 है। और यदि अगर मैं बात करूं जैनों की संख्या यहाँ पर 1% से भी कम है। वहीं बौद्ध धर्म के अंतर्गत 0.3% में अगर देखा जाए, ईसाई अगर ये भी इक्वल 0.3 परिप्रेक्ष्य में, और लगभग सिख अगर देखा जाए तो 0.2। यानी इन सभी में सबसे कम अगर हमें आबादी देखने को मिलेगी जनसंख्या में तो वो मिलेगी सिख की, बच्चों है ना। तो ये बिंदु आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। और वहीं पर अगर ध्यान रखना, बौद्ध और ईसाइयों के लगभग समानता देखने को मिलती है। चलिए, और सबसे बड़ी आबादी हम सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में हिंदू है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना बच्चों, प्रौढ़ आयु बेसिकली अगर देखा जाए जो लिखा है वास्तविकता में कार्यशील जनसंख्या को दर्शाती है, जो कि 15 से 59 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये कार्यशील जनसंख्या को क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इसका प्रतिशत कितना था अगर देखा जाए तो ध्यान रखना यहाँ पर उल्लिखित किया गया 58.8%, 56 पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पर 5%, 59.8%। और लास्ट में हमें ऑप्शन दे रखा है डी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर 60.8% की। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो कार्यशील जनसंख्या की अच्छी स्थिति है। और 60.8 यानी 60.8% अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें आबादी किसकी मिलती है बच्चों, यहाँ देखने को मिलती है हमें कार्यशील जनसंख्या यानी प्रौढ़ आयु के परिप्रेक्ष्य में। यानी कुशल मानवीय संसाधन तो नहीं, हमारे पास मानवीय संसाधन कार्यशील परिप्रेक्ष्य में क्या है, ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी में हम अगर व्याख्या देखें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की आयु संरचना अगर 2011 की जनगणना पर देखेंगे तो बाल आयु का जो समय है उसमें बाल आयु जो समूह है उसके अंतर्गत लगभग 32.1 यानी 0 से 14 वर्ष। और यहीं से 14 से 59 ईयर के लिए प्रौढ़ के लिए शुरुआत होती है। प्रौढ़ आयु अगर देखा जाए 15 से 59 के परिप्रेक्ष्य में 60.8। और वहीं वृद्ध आयु समूह अगर देखा जाए तो 60 वर्ष से अधिक हमें यहाँ पर यानी अगर हम बात करें 7.1% देखने को मिलती है। अगर इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए तो ये आबादी जिस
क्षेत्र की, जिस राज्य की, जिस देश की अच्छी होती है, वो राज्य या देश क्या होता है, इकोनॉमिकली रूप से ज्यादा लाभदायक देखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? हमें एक ऐसा स्टेटमेंट फाइंड करना है इनमें से, इन स्टेटमेंट में से जो सही नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, 2011 में अगर देखा जाए स्त्री पुरुष साक्षरता प्रतिशत में अंतर, अगर आपको डिफरेंस पता है तो वास्तविकता में आप यहाँ पर एग्जैक्ट इसको सही कर सकते हैं। तो अंतर कितना, 19.5%। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर 2011 की जनगणना में पुरुष का कितनी प्रतिशत अगर देखा जाए साक्षर थे और महिला कितनी प्रतिशत साक्षर थी, तो लगभग 58, और अगर देखा जाए लगभग अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 82% के आसपास का हमें वैल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखते हैं कैसे क्या स्थिति रहती है। तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक स्त्री पुरुष अगर देखा जाए साक्षरता प्रतिशत अंतर है बालाघाट जिले के अंतर्गत, ध्यान रखना। तीसरा है भोपाल जिले में न्यूनतम स्त्री पुरुष अगर देखा जाए साक्षरता प्रतिशत के अंतर्गत हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वहीं पर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर अगर हम बात करें, ग्रामीण साक्षरता दर 63.94 है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69 है, लेकिन ग्रामीण अगर साक्षरता दर देखी जाएगी बिल्कुल सही, तो ये तो सही है, हमें क्या ढूंढना है, सही नहीं है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम स्त्री अगर पुरुष साक्षरता दर, क्योंकि भोपाल में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों ही अच्छी स्थिति में, तो ये भी एक हमें सही अंतर यहाँ पर अंतर है प्रतिशत में, न्यूनतम अंतर, न्यूनतम स्त्री है बिल्कुल, ये आप ध्यान इस पर फोकस करना, न्यूनतम पर। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर अगर देखा जाए। वहीं बालाघाट जिले में सर्वाधिक अगर देखा जाए, सर्वाधिक नहीं है, ध्यान रखना, सर्वाधिक नहीं है, तो ये हमारा अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा, ये सही नहीं है, जबकि वो बिल्कुल सही बनता है। तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार। बालाघाट जिले में अगर देखा है सर्वाधिक पुरुष स्त्री अंतर नहीं है यहाँ पर, ऐसी स्थिति में कुल मैंने जैसे बताया मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 69 यहाँ पर, और पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में 78 और 59 का एक रेशो हमें देखने को मिलता है, जिससे जो डिफरेंस है वो लगभग 19.5% का आता है। और ये क्लास नोट्स में भी आपको यूनिट 6 की जो बुकलेट कर्मा की है उसके अंतर्गत स्पष्ट मेंशन किए गए हैं सारे। और अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 16.3 है। जिला मंदसौर अगर देखा जाए यहाँ पर 29 पॉइंट अधिकतम अगर हम अंतर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वहीं भोपाल के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम हमें स्थिति देखने को मिल जाती है। ग्रामीण साक्षरता दर अगर देखा जाए हमारी कितनी है, 63.9, जबकि शहरी साक्षरता दर अगर देखा जाए 82.85% हमें देखने को मिलती। तो बच्चों ये डेटा विशेष रूप से याद रखना, जनगणना से 2 प्रश्न कभी कभी बार हमें मिल जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखना, पीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जनगणना को लेकर, तो डेटा याद होगा, उनके प्रश्न सही रहेंगे। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में जिसको डेटा फैक्ट याद है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न 5वां, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना, ध्यान रखना, यानी हम हॉस्पिटल की परिप्रेक्ष्य में बात करें, लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इकोनॉमी सर्वे को आधार मानते हुए जिला चिकित्सालय की संख्या 52, ये सही है। ध्यान रखना बच्चों, सिविल अस्पताल अगर देखा जाए इकोनॉमी सर्वे में बिल्कुल डेटा दिया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो ये भी सही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर देखा जाए 648 नहीं है, हमारे यहाँ पर 348 हमको देखने को मिलते हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर देखा जाए तो ये डेटा भी सही, तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिप्रेक्ष्य में दिया गया कथन सही नहीं है बच्चों। तो देखें, थोड़ा सा ब्लर है, इसको अगर देखा जाए तो इस तरह की स्थिति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जिला चिकित्सालय 52 और 16,850, सिविल अस्पताल अगर देखे जाएं तो यहाँ पर 161 है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर देखें 348 है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर देखे जाएं 1442 है, और उप स्वास्थ्य केंद्र अगर देखे जाएं 10,256 है। ये बिस्तर की संख्या है, मतलब अगर देखा जाए एक हमारे अस्पताल के परिप्रेक्ष्य में, यानी टोटल इसमें देखा जाए तो वैल्यूएशन दे रखी है कि टोटल इनके अंतर्गत कितने कितने मरीजों को भर्ती किया जा सकता है उस आधार पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर अगर देखा जाए 43.3, 41.3, 43.1, 44.1। तो बच्चों ध्यान रखना, इकोनॉमी सर्वे में भी दिया गया है, और रिपोर्ट, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पर ही तैयार होता है, तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी उसको आधार बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी डेटा अपने इकोनॉमी सर्वे में दिया, और उसके अंतर्गत भी अगर देखा जाए कितनी बताई गई है, 41.3 हमारे यहाँ पर क्या बताई गई है, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर बताई गई है। जैसे कि अगर देखा जाए
तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमें देखने को मिल सकता है। शिशु मृत्यु दर अगर देखा जाए यहाँ पर 41.3 है। वहीं लिंगानुपात मध्य प्रदेश के यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें शिशुओं के परिप्रेक्ष्य में, तो ये स्थिति ये देखने को मिलती है। जन्म के समय अगर लिंगानुपात पिछले 5 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो 956 है। पेयजल, ये सब उसमें सूचकांक के अंतर्गत दिए गए हैं, तो डेटा उसी आधार पर लिया गया। तो यहाँ पर हमें फोकस किस पर करना है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में। तो ये डेटा आप लोग देख सकते हैं विशेष रूप से। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानसिक, है ना, ध्यान रखना, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नाम सुना है? राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? स्थापना पूछ रहा है वो आपसे। ये सितंबर 2019 है बच्चों। कितना है? सितंबर 2019, ये सितंबर 2020, ये सितंबर 2018 और ये सितंबर 2021। तो ध्यान रखना, सितंबर 2020 के अंतर्गत अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में क्या की गई है, यहाँ पर हमारे यहाँ राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अंतर्गत अगर देखा जाए, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो देखभाल अधिनियम बनाया गया हमारे यहाँ पर। कौन सा अधिनियम बनाया गया? 2017 का। तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बनाया गया। इसकी धारा 45 के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की क्या की गई है बच्चों? स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना के आधार पर अगर देखा जाए, इसकी स्थापना तिथि कितनी है? 20 सितंबर 2020 हमें देखने को मिलती है। वही हमारा क्या था? उत्तर था। रोगियों के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में धारा 18 और से 28 तक के यहाँ पर क्या किए गए हैं? प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक बजट भी सरकार बनाती है, उस बजट के आधार पर क्या करती है? पैसा खर्च करती है, वो भी प्रोविजन आ जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के कौन से महाविद्यालय में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है? मध्य प्रदेश के कौन से महाविद्यालय में आईटी पार्क? बच्चों आज की डेट में अगर देखा जाए, विकास का घर उज्जैन है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखा करो, क्योंकि विकास का घर जब उज्जैन है तो बहुत सारी एक्टिविटीज आज की डेट में उज्जैन जिले के अंतर्गत हमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो उसी आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा ऑप्शन के अंतर्गत। तो भारतीय औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान इंदौर के अंतर्गत नहीं, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? आईटी पार्क के अंतर्गत क्या की गई है? यहाँ पर स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो उज्जैन हमारा आंसर है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार ने क्या किया है? 2.16 हेक्टेयर अगर देखा जाए भूमि आवंटित की है, जहां आईटी पार्क की क्या की जाएगी बच्चों? स्थापना की जाएगी। यह आईटी पार्क अगर देखा जाए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में विकसित हो रहे अन्य पार्कों का हिस्सा होगा। अगर देखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत आईटी पार्क, जैसे आपने भौरकुआ के अंतर्गत सुना होगा, भौरकुआ में आईटी पार्क है, तो ऐसा ही आईटी पार्क क्या है आज की डेट में उज्जैन के अंतर्गत भी स्थापित किया जा रहा है। चलिए ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? बच्चों आप लोग जानते हैं कि यूजीसी होता है, उसी की तरह राज्य में भी अगर देखा जाए, हमारे यहाँ पर राज्य जो उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की क्या की गई? स्थापना की गई। इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो बेसिकली हमें 1973 में देखने को 1970, जिसके प्रयास 1968 से हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1973 हो जाएगा इसके अंतर्गत। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं, महाविद्यालय स्थापित किए जाते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में देखरेख और वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी अगर देखा जाए। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना 27 जुलाई 1973 में की गई थी, और जो राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुदान एवं समन्वय को बनाए रखने में क्या करता है? अपना योगदान देता है बच्चों, इस तरह से। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट जिसे आप देख सकते हैं, है ना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संदर्भ में सही कथन का हमें क्या करना है बच्चों? चयन करना है। क्या करना है? सही कथन का चयन। तो इसमें पात्रता किसे दी गई है? 18 से 35। दूसरा, प्रारंभ कब हुआ है? अगस्त 2023। इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है? 8,000 से 12,000, है ना। इसमें स्टाइपेंड का हिस्सा 85% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसमें अगर सही स्टेटमेंट आप लोगों ने जो चुनना है, तो आपको ये योजना का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तब हम बना सकते हैं। क्योंकि पीएससी में थोड़ा सा गत वर्षों में जब से सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा उसके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आया है, लेकिन फैक्ट ही फैक्ट है डेटा के साथ।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 18 से 29 वर्ष निर्धारित की गई। हाँ, ये सही है अगस्त 2020 के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, स्टाइपेड अगर देखा जाए 8 से 12 नहीं है, 8 से 10,000 के परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया, निर्धारित किया गया। स्टाइपेड में अगर देखा जाए लगभग 75% अगर देखा है राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, वहन किया जाता है ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसी तरह का डेटा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन के रूप में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, तो अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में सही कथन का चयन कर लिया। अब हमें बच्चों ये देखना है, अगर अब ये जो प्रश्न बनने की संभावना है, ये एक्चुअल में इकोनॉमी सर्वे का है, करंट का है, जो हर साल हमें क्या करना रहता है, अपने नोट्स में अपडेट करना रहता है। क्योंकि जो यूनिट 6 है उसमें पहला ही टॉपिक ऐसा दे रखा है कि जहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के योगदान को देखता, तो ये सारी चीजें उनके योगदान को ही दर्शाती हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो फसल के परिप्रेक्ष्य में अगर योगदान देखोगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो 30% अगर मैं बात करूं बिल्कुल सही है, लगभग 31% आप राउंड फिगर के परिप्रेक्ष्य में याद रखना। पशुधन 7.35 ये भी सही है अगर देखा जाए। वानिकी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए 2.19 ये भी सही है। और मत्स्य अगर सबसे कम जो भागीदारी हमें देखने को मिलती है वो 0.57% के आसपास देखने को मिलती है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए ये चारों ही बिंदु हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आंसर हमारा 1, 2, 3 और 4 दोनों हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो ये इकोनॉमी सर्वे का ही पेज का डेटा है जिसे मैंने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर उल्लिखित कर सकते हैं और 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में स्थिति देख सकते हैं। तो वृद्धि दर भावों पर, यानी अगर देखा जाए स्थिर प्रचलित भावों पर और वो स्थिर भावों पर, तो हमें दोनों स्थिति देखने को मिल जाती है कि प्रचलित भावों पर दर हमें थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहीं अगर देखा जाए स्थिर मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में ये भाग हमें क्या मिल रहे हैं, कम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र में किस उप क्षेत्र का हिस्सा सर्वाधिक हमको योगदान देता हुआ देखने को मिलता है। तो आप जानते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, निर्माण और ये खनन जैसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, हालांकि अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में बच्चों ध्यान रखना कि हमारा जो करंट जो ईयर है, फाइनेंशियल अगर ईयर है और बेस ईयर पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर डेटा थोड़ा सा आगे पीछे मिलेंगे, सर्विस सेक्टर एंड एग्रीकल्चर। लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अगर देखा जाए तो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो भाग है वो कमजोर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे जो वर्तमान भागीदारी है जो होना तो विनिर्माण की चाहिए, लेकिन हो किसकी रही है, निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत हमें देखने को मिली। लगभग अगर देखा जाए यहाँ पर हमें 8 से 9% के परिप्रेक्ष्य में बिंदु देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जैसे हम बात करें विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत, आप देखो यहाँ पर 7.05%, लगभग 7% आप इसको मान के चलें। और वहीं अगर देखा जाए केवल 3 ही क्षेत्र होते हैं मूल रूप से, तो 3% के आसपास ये वैल्यूएशन मिल जाती है। और लगभग 9% की वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो हमें किसकी मिलती है, निर्माण क्षेत्र की। वहीं अगर सबसे ज्यादा वृद्धि दर अगर आपसे पूछी जाए कहीं कि प्रचलित भावों पर सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस क्षेत्र में है, तो ध्यान रखना प्रचलित भावों में और वहीं स्थिर मूल्य के परिप्रेक्ष्य में, दोनों में ही अगर देखा जाए किसकी वृद्धि दर ज्यादा है, निर्माण क्षेत्र की ज्यादा है हमको देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रचलित प्रचलित भाव यानी चालू मूल्य है ना, प्रचलित भावों पर प्रत्यक्ष क्षेत्र का जीएसबी, जीएसबी मतलब यानी ग्रॉस जो हमारा अगर स्टेट वैल्यू एडिशन है, यानी हम इसको क्या कहेंगे हिंदी में, सकल राज्य मूल्य वर्धन अगर देखा जाए इसको, तो सकल राज्य मूल्य वर्धन के परिप्रेक्ष्य में क्या रहा है, और वो भी किस डेटा के बिहाफ पर क्वेश्चन है, इकोनॉमी सर्वे के बिहाफ पर 2024-25 के आधार पर। तो 36.61, 40%, 35.37, 44.36। ध्यान रखना बच्चों, वर्तमान संदर्भ में यानी 2024-25 के दौरान अगर देखा जाए तो प्रचलित भावों पर अगर हम बात करेंगे लगभग 36.61% की भागीदारी देखने को मिलेगी, वहीं स्थिर मूल्य पर ही थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ये चार्ट आपको स्पष्ट कर देंगे कि कैसी स्थिति है। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे ये क्या है, हमारा सेवा क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, यानी कृषि क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को दर्शाता है। और वहीं अगर देखा जाए ये जो वाला भाग है ये हमारा उद्योग को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, उद्योग को दर्शा रहा है बच्चों। तो इस तरह से अगर देखा जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है,
ये थोड़ा सा चित्र के परिपेक्ष में देख रहे हैं ना, तृतीय क्षेत्र लिखा है आपके कलर्स के रूप में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। तो सेवा क्षेत्र के परिपेक्ष में 36। लेकिन आप यहीं पर देखेंगे स्थिर मूल्य, ये क्या लिखा है यहाँ पर अगर देखा जाए स्थिर भावों पर, जब स्थिर भावों पर देखेंगे तो ये वैल्यूएशन कितनी है 40%। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही यानी स्थिर और चालू के परिपेक्ष में दोनों ही वैल्यू में कौन सबसे कम कमजोर स्थिति में, द्वितीय क्षेत्र हमारा कमजोर स्थिति में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए धीरे धीरे क्या हो रही है, मध्य प्रदेश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां, जैसे आपने आईटी पार्क की बात करी, तो आईटी पार्क के कॉन्सेप्ट, बीपीओ कॉन्सेप्ट के कारण अगर देखा जाए जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो इस प्रश्न को अगर देखें, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था तो मैंने प्रश्न यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ है। इसको अगर देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश का ऋण जमा अनुपात कितना है। यानी ऋण जमा अनुपात होता क्या है बच्चों, यानी बैंकों के अंतर्गत सरकार का जो पैसा रखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जमा अनुपात। तो उसके बिहाफ पर वो क्या करती हैं, ऋण लेती हैं। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए जो ऋण जमा अनुपात है उसकी स्थिति जो है वो 82.83% है। कितना है, 82.83%। अर्थात जो बैंकों में जमा है उसका अधिकतम, यानी सरकार ने कितना ऋण ले रखा है यहाँ पर, 82.83% अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 हमारा। मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखना बच्चों, इकोनॉमी के जो भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें मक्का उत्पादन के अंतर्गत इस बार मध्य प्रदेश की रैंक देखी गई है, इसलिए चर्चा का विषय है। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश देश के संदर्भ में तीसरा राज्य हो चुका है जो कि सर्वाधिक क्या कर रहा है, उत्पादन। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आप देख सकते हैं मक्का के परिप्रेक्ष्य में ये जो मक्का उत्पादक राज्यों के संदर्भ में जो सूची दी गई है उसमें पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर हमको क्या मिल रहा है, मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। बच्चों इकोनॉमी सर्वे के बिहाफ पर ही डेटा क्या किया गया है, आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिलियन टन की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रैंक वाइज स्थिति, केवल इतना ही नहीं मक्के, यहाँ पर धान, गेहूं, दलहन, चना, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और गन्ने के परिप्रेक्ष्य में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स को क्या कर लीजिएगा, अपडेट भी कर लीजिएगा। ठीक, और यही आपके लिए, आपको बता दूं, बिल्कुल सत्य और व्यवस्थित है ना। कई जगह अभी भी डेटा क्या चल रहा है, किताबों में गलत चल रहा है, पुराना वाला चल रहा है, तो आप अपडेट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें क्या करना है, सकल घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करनी है। तो जीडीपी, जीएसडीपी के परिप्रेक्ष्य में राज्य की क्या स्थिति है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का प्रचलित भावों पे जीएसडीपी अगर देखा जाए कितना, 1,50,395, यानी इसको 1 लाख नहीं बोलेंगे अपन लोग, बोलेंगे इसको 15 लाख, है ना, क्योंकि जीएसडीपी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, करोड़, है ना। तो यहाँ पर 15 लाख करोड़ के परिप्रेक्ष्य में क्या की गई है, 15 लाख यानी करोड़ बताई गई है। तो इस आधार पर सही है कि गलत है, तो हम इसको देखते हैं। दूसरा, प्रचलित भावों पर जीएसडीपी में 2023-24 की तुलना में यानी 6.5% की वृद्धि हुई। अगला है, वित्त वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश का स्थिर भावों पर जीएसडीपी 7,12,260 करोड़ रहा है। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए स्थिर भाव पर जीएसडीपी 2023-24 की तुलना में 11.05% की वृद्धि रही। बच्चों अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रचलित भावों पर वृद्धि है वो 11.05% है। और वहीं अगर देखा जाए स्थिर भावों के परिप्रेक्ष्य में, यानी अगर देखें यहाँ पर जो स्थिर भावों के परिप्रेक्ष्य में जो देखी गई है, ये जो गलत डेटा है, ये उल्टा डेटा लिखा है इन्होंने। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल जो सही कथन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चयन करेंगे तो ऐसी स्थिति में केवल 1 और 3 हमें देखने को मिलेगा और वही हमारे ऑप्शन के आधार पर उत्तर बन जाएगा। तो 1 और 3 बनता है। जैसे कि देखेंगे व्याख्या में, तो व्याख्या भी यही कहती है कि 2024-25 में अगर देखा जाए लगभग 15 लाख करोड़ हमारी जीएसडीपी है। और जीएसडीपी अगर देखा है 2023-24 की तुलना के परिप्रेक्ष्य में प्रचलित कीमत पर कितनी हो गई है, 11.05%। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में अगर देखा जाए तो ये कितनी है, लगभग 7,12,260 करोड़। और स्थिर भावों पर अगर हम बात करेंगे तुलनात्मक रूप से कितनी मिल रही है, 6.5% की वृद्धि को दर्शा रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और शुद्ध, यहाँ पर लिखा है शुद्ध आय कितनी है अगर देखा जाए, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अगर हम बात करें किस भावों पर, स्थिर भावों पर, तो ध्यान रखना स्थिर भावों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हमें मिलती है
17,434। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता प्रचलित संदर्भ में, तो प्रचलित संदर्भ में कितनी थी? 1,52,615 के आसपास हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्थिर पर कितनी हो गई हमारी? यहाँ पर स्थिर मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में 70,434 बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्थिर कीमतों के परिप्रेक्ष्य में शुद्ध जो आय है, अगर हम बात करेंगे 2011-12 में कितनी थी? 38,000 थी, लेकिन बढ़कर कितनी हो गई 2024-25 में? 70,434 हो गई, है ना। और देखो 70,434 हो गई हमारी। और वहीं अगर देखा जाए इस प्रचलित भावों के परिप्रेक्ष्य में 2011-12 में कितनी थी? 38,497, जो बढ़कर कितनी हो गई? 1,52,615 रुपए हो गई है ना। अगला देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25-26 के लिए मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा, ध्यान रखना बजट के अंतर्गत ये बात उल्लेखित की गई है, राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? जीएसडीपी का 4.66, जीएसडीपी का 4.24, जीएसडीपी का अगर देखा जाए 4.4%, जीएसडीपी का अगर हम बात करेंगे 4.14। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर पिछले साल की तुलना में क्या हुई है? 4% की हमारे राजकोषीय घाटे में, मध्य प्रदेश के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है। तो वो लगभग अगर देखा जाए 4.23 के आसपास हुआ करता था, जो बढ़कर अगर मैं बात करूंगा तो 4.6 की कैलकुलेशन पर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए 2024-25 में लगभग 0.4% से बढ़कर कितना हो रहा है? 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में 78,902 करोड़ रुपए अगर देखा जाए यहाँ पर हो गया है, जो जीएसडीपी का कितना है? 4.66% की वैल्यूएशन को शो करता है। ठीक, अगला देखते हैं। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में विकसित राष्ट्र की बात करते हैं। उस विकसित राष्ट्र में प्रत्येक राज्य का क्या होगा? अपना योगदान होगा। तो राज्यों को भी अपनी जीडीएसडीपी के अंतर्गत क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि, तभी हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश ने इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो कदम उठाते हुए निर्धारित किया हुआ है कि वो कितना बनाएगा? 3 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन, कितने ट्रिलियन डॉलर की अगर देखा जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 2047 तक बनेगी? तो बच्चों ध्यान रखना 2 ट्रिलियन डॉलर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या किया गया है? लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो देखते हैं 2 ट्रिलियन डॉलर के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 में राजस्व अधिक में कितना अनुमानित है? अगर देखा जाए राजस्व अधिक अगर देखा जाए हम कितना अनुमानित कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा यानी हमें प्राप्त हो सकता है अनुमानित के संदर्भ में? तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर 600 करोड़ रुपए, 608 करोड़ रुपए, 816 करोड़ रुपए, 816 करोड़ रुपए और 618 करोड़ रुपए। तो बच्चों यहाँ पर 618 करोड़ रुपए के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को हमें देखने को मिलता है कि 618 करोड़ रुपए सरकार ने क्या किया है? अनुमानित किया है कि राजस्व अधिक मिलेगा, यानी पिछले साल की तुलना में जो राजस्व मिला उससे इस साल हमें 2025-26 में 618 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बिंदु को देख सकते हो। 618 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो 2024-25 में 1700 करोड़ रुपए राजस्व अधिक है, और 2023-24 में अगर देखा जाए 413 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक हमको देखने को मिला। तो ये डेटा साल टू साल अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति है। अगला है, बजट वर्ष 2025-26 में लाडली बहना योजना का बजट कितने करोड़ है? लाडली बहना योजना का बजट अगर देखा जाए कितने करोड़ का है? अगर हम बात करें 1800, इसको अपन ऐसे कहें 18,669 करोड़ रुपए का, 18,996 करोड़ रुपए का, 18,696 करोड़ रुपए, है ना। और देखो 996, 696 और बिल्कुल डेटा एकदम नियरेस्ट दे रखा है 18,906 करोड़ रुपए का। तो बच्चों ध्यान रखना लगभग अगर मैं बात करूं, आप ऐसे राउंड फिगर में याद रखेगा 18,670, तो याद हो जाएगा 18,669 करोड़ रुपए का क्या किया गया 2025-26 के लिए बजट अनुमानित किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में क्या कर दिया है? 1250 की जगह 1500 रुपए देने का कहा है। तो उसके लिए फिर अतिरिक्त बजट बनाया या उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी तो बात की, लेकिन ये वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित है। तो ये है इस तरह की कैलकुलेशन जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 18,669 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ठीक, और ये आहार लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 1,01,183 करोड़ रुपए का बजट इसका भी है। तो आप ये बजट भी जरूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात, ये इसलिए चर्चा में रहता है बच्चों क्योंकि सरकार पर वित्तीय भार बढ़ता है और सरकार को ऋण लेना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में कई बार, तो ये चर्चा का विषय है, इसलिए महत्वपूर्ण बनता है हमारे लिए। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को सबसे अधिक आय किस मद से प्राप्त होती है?
तो ध्यान रखना, इसको होगी अगर देखा जाए, ऐसे कहा जाए तो ठीक रहेगा। तो केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य कर, गैर कर राजस्व, केंद्र से सहायता अनुदान। बच्चों हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए केंद्रीय करों में हिस्सा ही सबसे बड़ा एक वर्तमान में क्या है, भाग है। क्योंकि आप जानते हो कि जीएसटी जो है वो सरकार के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू रखता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय करों में हिस्से की जो प्रतिशत की भागीदारी है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर देखा जाए तो बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि देखो, राज्य कर लिखा है 29% और उसके बाद लिखा है केंद्रीय करों में हिस्सा। केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है, 30%। तो बिल्कुल अगर देखा जाए निरस्त के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जीएसटी और सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से जो हिस्सा मिलता है वो हमें क्या है, ज्यादा है। फिर इसके बाद देखो, पहला दूसरा भी याद रख लेना, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अन्य प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन केंद्र से सहायता के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा वो वास्तविकता में ज्यादा बनेगा, क्योंकि अन्य प्राप्तियां जो है पूंजीगत प्राप्तियां हैं, और इसे हम कर के परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से दर्शा रहे हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, बजट 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार का सर्वाधिक व्यय, मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहाँ कर रही है बच्चों, कृषि क्षेत्र पर, अधोसंरचना क्षेत्र पर, रोजगार क्षेत्र पर, या सामाजिक क्षेत्र पर। अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने पढ़ा था द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, विनिर्माण की, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति की, या निर्माण क्षेत्र की। अगर आपको वो समझ में आया है, उसमें हमने ये भी देखा था चालू मूल्य पर कितनी प्रतिशत वृद्धि है, स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि है। तो इसका उत्तर भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विनिर्माण क्षेत्र के निर्माण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, सॉरी, निर्माण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में सरकार क्या कर रही है, बहुत ज्यादा खर्च कर रही। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा पैसा सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो ये पूरा डेटा है, इस सेक्टर के अंतर्गत अलग अलग रूप से बताया गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो आप देख सकते हो अधोसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत कितना खर्चा है। अधोसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत कुल अगर देखा जाए बजट का 17% खर्च कर रहे हैं। बच्चों ध्यान रखना, पिछले साल इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब दूसरा सबसे बड़ा खर्चा हमारा कहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो क्षेत्र हैं, नगरीय ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या है, 12% की हमको देखने को मिल जाती। फिर इसके बाद अगर कोई क्षेत्र हमें जो सबसे ज्यादा खर्च के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है वो शिक्षा क्षेत्र को लेकर है। तो ये डेटा आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा, एमपीपीएससी ने इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा है शिक्षा को लेकर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावनाएं भविष्य में बनती हैं। अगला है मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार अब तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड, अब तक कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तो बच्चों अभी तक अगर देखा जाए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 63,070, यानी अगर मैं ऐसे कहूँ 63,000 नहीं, 63,70,000, लगभग 69,000 अगर देखा जाए, 78,68,63,000 अगर हम बात करेंगे। और फिर अगर इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 63,78,000 और फिर है 69,63,000 है। तो कितने क्रेडिट कार्ड अभी तक जारी किए जा चुके हैं, तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर 69,63,000 किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी मध्य प्रदेश में वितरित हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में 2025-26 के अंतर्गत अगर देखें यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, ये डेटा दिया गया। अब इसमें 5 लाख अगर देखा जाए 34,000 पशुपालकों को, तथा 1 लाख अगर देखा जाए यहाँ पर 10,000 मत्स्य पालकों को मिले हुए हैं अलग से अगर हम बात करेंगे। आईआईटी इंदौर के सहयोग से किस शहर में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना की जाएगी, किस कैंपस में की जाएगी बच्चों। पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है ग्वालियर, और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। मैंने क्या कहा बच्चों, आजकल विकास का घर कहाँ है, तो विकास का घर अगर देखा जाए कोई नई परियोजना, कोई नया टेक अगर ऐसा देखने को मिले ना, तो बेझिझक होकर किस पर फोकस करिए, उज्जैन को फोकस करिए, क्योंकि विकास का घर उज्जैन है आज की डेट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, तो ये मैंने बता दिया आपको। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्कोर कौन से लक्ष्य से रहा है। लक्ष्य 1 यानी गरीबी का उन्मूलन, लक्ष्य 7 स्वच्छता ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में, लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, और लक्ष्य 16 शांति न्याय और मजबूत संस्थान के परिप्रेक्ष्य। बच्चों ध्यान रखना, हमें सबसे ज्यादा स्कोर जो प्राप्त हुआ है लक्ष्य 12 के अंतर्गत हुआ है लगभग 92, और लक्ष्य 7 के अंतर्गत अगर देखा जाएगा ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में 90 का स्कोर प्राप्त होता है, जबकि अन्य के परिप्रेक्ष्य में इतना नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर हमारा जो रहा है वो जिम्मेदारी के साथ ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने मिलता है। देखिए इसको,
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लक्ष्य 1 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, देखो स्कोर हमारा कितना रहा, 67 रहा। लक्ष्य 7 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा तो 90 रहा है। वहीं लक्ष्य 16 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा तो 73 रहा है। जबकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लक्ष्य 12 के परिप्रेक्ष्य में क्या मिला है, 92 का स्कोर हमको देखने को मिलता है। तो स्पष्ट है बच्चों, ये भी याद मैं कहूंगा कि आप स्कोर जरूर याद रखिएगा। स्कोर याद रखने का तरीका एक ही है, कुछ नहीं है। 2000 जो हमारे पास जो 2023-24 का जो डेटा प्रकाशित हुआ था उसके अंतर्गत कुछ अगर देखा जाए, मैं कहूंगा 15 स्कोर आते हैं हमारे इन, क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में 15 पॉइंट पर क्या होती है, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी की रिपोर्ट के स्कोर जारी किए जाते हैं। कुछ नहीं, आपको उनको 15 यानी जो हैं उनको 3 मोबाइल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 मोबाइल नंबर याद रखिए सिक्वेंसली, तो याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर 67 रहा है। अगर आपको पता है, क्योंकि अगर रिपोर्ट पढ़ा है तो बिल्कुल सही रहा है, तो मैं कहूंगा 67 रहा है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के रिपोर्ट 2023-24 में मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए, है ना, मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए स्थान 18th रहा है। लक्ष्य 11 और 12 का मध्य प्रदेश का जो स्कोर है भारत से ज्यादा रहा है। लक्ष्य 5 का लैंगिक समानता में मध्य प्रदेश में स्थान 26वां रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या पहचानना है, हमें पहचानना है यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों हमें केवल एक ही कथन असत्य देखने को मिलता है, और वो है हमारा लक्ष्य 5 को लेकर, क्योंकि लक्ष्य 5 को लेकर हमारा जो यहाँ पर ये बिंदु है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, इस जो 26वां स्थान नहीं है, यहाँ पर हमारा बच्चों स्थान जो है वो 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है अगर देखा जाए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है बच्चों, हमारे पास ऑप्शन बनता है केवल 4 के परिप्रेक्ष्य में। और तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये सही है हमारा, बिल्कुल यहाँ पर हमारी 18th पोजीशन विकास के परिप्रेक्ष्य में। आप टोटल ओवरऑल स्कोर जो 67 का है उसके आधार पर अगर देखा जाएगा 18 निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं वही आपको बताया कि ऐसा ऐसा बिंदु हमको देखने को मिला है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 से लेकर 2023-24 तक मध्य प्रदेश के स्कोर में कितने अंकों का सुधार हुआ है बच्चों, 13, 15, 14 या 17? अब आपको क्या होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2018-19 में कितना रहा, 2019-20 में कितना रहा, फिर अगर देखा जाए 2020-21 में कितना रहा, और फिर अगर देखा जाए 2022-23 में अगर हम बात करेंगे, सॉरी 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में, 23-24 के परिप्रेक्ष्य में कितना रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये डेटा मालूम है तो आप जाकर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे 52 रहा, 58 रहा, और फिर अगर देखा है 62 रहा, फिर 67 रहा, तो 60 है ना, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, 67 रहा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करोगे तो लगभग 52 से हम कितना बढ़ गए, 67 बढ़ गए। कितने पर नंबर पर प्राप्त होगा, 15 नंबर पर प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा 15 स्कोर हमें मिल जाएगा। तो ये डेटा है, आप देख सकते हैं, यही मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए 2024 में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन कितना है, और वो भी किसमें, प्रति हेक्टेयर के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की है, मध्य प्रदेश की उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए गत वर्षों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कितना बनता है बच्चों, 1195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 2393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, 2494 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 1594 किलोग्राम है। तो यहाँ पर हमको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2393 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यही मैंने उल्लेखित किया आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मक्का का प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादनकर्ता कौन सा जिला है? अब ध्यान रखना, मक्का का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए किस जिले के अंतर्गत उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर में। अब भावुक मत हो जाना कि छिंदवाड़ा को सिटी ऑफ कॉर्न कहते हैं तो उस आधार पर छिंदवाड़ा को हमने क्या कर दें, टिक लगा दें, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ध्यान रखना, हम मक्के में तीसरे स्थान पर आ गए हैं, तो मक्के का उत्पादन क्या हुआ है, बढ़ा। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादकता के संदर्भ। तो बच्चों ध्यान रखना, हरदा जिला जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में यहाँ पर अपनी भूमिका रखता है। समझ गए? तो इस तरह से आप देखोगे तो धान में प्रति बोया गया क्षेत्र सर्वाधिक, और इस तरह से प्रति हेक्टेयर। तो धान में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ की है, सीहोर की। आप देख सकते हैं ज्वार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए बुरहानपुर और
मुरैना जिले की। बाजरा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर डेटा प्रकाशित नहीं है। मक्का के परिप्रेक्ष्य में चूंकि प्रश्न पूछा गया है तो ये मक्का के परिप्रेक्ष्य में हरदा है। ध्यान रखना, ये डेटा मध्य प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा जो जारी किया गया है उसके आधार पर आपको दर्शाया जा रहा है। और ये नवीनतम डेटा है, आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हुआ वही रिपोर्ट के आधार पर उल्लेखित है। ठीक, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के को कृषि जलवायु है ना, मध्य प्रदेश को कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया? 5, 3, 9, 11, कितने में किया गया है? तो हम जानते हैं 11 क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया गया। अब चूंकि एक्चुअल में क्या है, मैं इकोनॉमी का टीचर हूं तो 11 के 11 का तो लिख नहीं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कितना है, कृषि क्षेत्रों को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, उसका चित्र वगैरह तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन बेसिकली ये डिटेल आप देख लीजिए किस तरह से निर्धारित होता है, क्योंकि ज्योग्राफी से भी जुड़ जाती है इकोनॉमी। ठीक, तो बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, कैमूर पठार क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हो गया जो पहले के, छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र है, मालवा पठार, विंध्य पर्वत क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, फिर निमाण क्षेत्र हमारा झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, फिर हो जाएगा ग्रिड क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो ये ज्योग्राफी से जुड़ा ज्यादा है, इकोनॉमी से कम है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना? तो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब शुरू हुई है? सितंबर 2008 में, सितंबर 2010 में, सितंबर 2012 में, या सितंबर 2014 में? तो कब हुई है? तो हम जानते हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए कृषक कल्याण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2008 में क्या की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। और सितंबर 2008 के अंतर्गत अगर देखा जाए, तारीख भी लिखी है एग्जैक्ट 27 सितंबर। आप 2008 जरूर याद रखिएगा, सामान्यतः उसे 2008 का प्रश्न ज्यादा है, ज्यादा गहराई में उतर जाए तो फिर तो इतनी तारीखें हैं इकोनॉमी में, पूछो मत, है ना। किसानों को है ना, और श्रमिकों, किसान श्रमिकों को अगर देखा जाए सामाजिक सुरक्षा दिलाने हेतु, और मुआवजे का प्रावधान किया गया कितना, मृत्यु होने पर अगर देखा जाएगा यहाँ पर 4 लाख रुपए, वहीं दुर्घटना में स्थायी अपंगता के परिप्रेक्ष्य में 1 लाख रुपए, है ना। और फिर अगर देखा है दुर्घटना में आंशिक अपंगता के परिप्रेक्ष्य में 50,000 रुपए, और वहीं अगर हम बात करेंगे अंत्येष्टि के लिए यहाँ पर 4,000 रुपए सरकार के द्वारा संबंधित किसान को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2023-24 में मांस का कुल कितना उत्पादन हुआ है? मांस का कुल कितना उत्पादन हुआ है बच्चों? ध्यान रखना, 1,52,025 टन, 152,25 टन का उत्पादन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इकोनॉमी सर्वे के आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट में ये बताया गया है। ठीक है, तो वही उल्लेख किया गया है इसमें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा के परिप्रेक्ष्य में प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी वहाँ पर लिखी हुई है। वृद्धि दर कितनी हुई है? तो अगर देखा जाए 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में 152 था, इसमें वृद्धि अगर देखा जाए कितनी है, 9.57 की है, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी लिखी हुई उन्होंने, और लगभग 1.72 किलोग्राम की लिखी है। और मुख्य योगदानकर्ता अगर देखा जाए मुर्गी पालन सर्वाधिक रूप से अगर देखा जाए, इसमें क्या है, मांस में 42% का योगदान करती है। बकरी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए लगभग 28% का यहाँ पर हमको योगदान देखने को मिलता है। अगला है आर्थिक केंद्रीय, है ना, भारत सरकार के आर्थिक यानी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24, है ना, 24-25 के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश की फसलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, विचार कर लेते हैं, प्रश्न कह रहा है विचार कर लेंगे, और विचार करने के बाद क्या ढूंढना है, हमें असत्य कथन ढूंढना है। ठीक, तो दलहन सोयाबीन चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये विचार कर लिया हमने, और ये कहा कि भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरा विचार करते हैं भैया, गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ये भी विचार किया और विचार बिल्कुल सही रहा। यूपी के बाद अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का ही स्थान आता है, दूसरा सही है। मक्का और मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो हमने इस पर भी विचार किया, और इसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले मक्के के परिप्रेक्ष्य मैंने आपको डेटा बताई था, तो इसमें भी हम सही है ना। तो ध्यान रखना, गुजरात किसमें, मूंगफली के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान, फिर उसके बाद अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की स्थिति तीसरे पर निकल कर आती है। मोटे अनाजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, भैया चौथा स्थान नहीं है, तो हम इस पर विचार करके ये कहते हैं ये गलत विचार दे रहे हैं, ये तीसरा है। कितने नंबर पर है? 3rd नंबर पर है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, असत्य को ढूंढना है, केवल 3, 3 और 4, और केवल 4 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो केवल 4 के परिप्रेक्ष्य में हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो आप उसे यूज कर सकते हो।
अगला, असत्य युग्म का चयन करना है। वस्तु और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अंडा उत्पादन जबलपुर में होता है। हमें क्या करना है, असत्य युग्म का चयन करना है। पहले से ही दिमाग सेट करके चला करो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। मैं हमेशा कह रहा हूं, और खुद देखो आप शुरू से अभी तक लगभग हम 35 प्रश्न देख लिए। 35 प्रश्नों में बाकायदा मैं हर प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अंडरलाइन करता हूं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको हाईलाइट करता हूं, जिससे हमारा दिमाग वहीं पर कॉन्सेंट्रेट हो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में सही तरीके से प्रश्नों को पढ़ते नहीं है और वो क्या कर देते हैं, ऊपर का नीचे उत्तर गलत कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं सर वो आता हुआ प्रश्न चला गया, एक नंबर से रुक गया, वो प्रश्न ठीक हो जाता। एक नंबर से जरूर रुक गया, लेकिन एक साल आप रुक गए, आप उस एक नंबर के कारण आपको अगला प्री देखना पड़ेगा फिर, है ना। तो बिल्कुल पढ़ते वक्त अंडरलाइन करने की हैबिट बनाओ। तो वस्तु सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला अगर देखा जाए तो अंडा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए जबलपुर सही है इसके अंतर्गत, क्योंकि हमें ये चुनना है। तो ये तो सही है, असत्य नहीं है। मांस उत्पादन में अगर देखा जाए भोपाल की स्थिति है। मछली उत्पादन में अगर देखा जाए मंदसौर, मंदसौर नहीं है बच्चों। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूंगा तो जबलपुर की स्थिति देखने को मिलेगी। और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन मुरैना जिले के अंतर्गत होता है। चलिए अगला देखते हैं, ये ही डिटेल इसके अंतर्गत उल्लेखित है, आप देख सकते हैं। चलो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व कौन से जिले में है। मध्य प्रदेश में ध्यान रखो, सर्वाधिक पशु घनत्व अगर देखा जाए हमें ऐसे जिले पर फोकस करना पड़ेगा सामान्य रूप से जहां पर औद्योगिक क्रियाएं, कृषि औद्योगिक क्रियाएं कम है, सेवा क्षेत्रीय क्रियाएं कम है, कृषि क्षेत्र की क्रियाएं ज्यादा हैं। ढूंढ लेते हैं कौन सा क्षेत्र है हमारा। तो भोपाल तो विकसित है, सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, उद्योग सेवा क्षेत्र से जुड़ी, ये भी ठीक ठाक स्थिति में है। तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा, उद्योग सेवा क्षेत्र मिल जाएगा, ये ठीक ठाक है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर भी रेलवे का प्रभाव ज्यादा है रतलाम के अंतर्गत, और कुछ उद्योग भी हैं तो इसका प्रभाव। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसी चीजों का अभाव है। मेघनगर ही है, इसके अलावा तो कृषि आधारित मूल रूप से जिला है। तो सबसे ज्यादा क्या है, कृषि आधारित है, इसलिए क्या हो जाएगा, झाबुआ। झाबुआ में क्या है, सर्वाधिक पशु घनत्व मिल जाएगा। तो ऐसे भी उत्तर को हम चयन कर सकते हैं। तो देखो डिटेल देखते हैं। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, मंदसौर जिले के अंतर्गत। न्यूनतम पशु घनत्व तो कहाँ का है, मंडला जिले के अंतर्गत। सर्वाधिक भैंस कहाँ पर है, मुरैना जिले में, क्योंकि दूध उत्पादक जिला है। सर्वाधिक बकरी कहाँ पर है, धार जिले के अंतर्गत, ध्यान रखना। न्यूनतम पशु कहाँ है, भोपाल में, क्योंकि शहरी आबादी है, घरा महानगर है अगर देखा जाए घनत्व के परिप्रेक्ष्य में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है, शिवपुरी में, और आप जानते हो रेम्बुल प्रजाति की भेड़ पाई जाती, ऊन केंद्र है। सर्वाधिक गौवंश कहाँ पर मिलेंगे, रीवा जिले के अंतर्गत, है ना। सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ मिलेगा, झाबुआ के अंतर्गत। सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाएंगे, घनत्व और पशु देखो दोनों में अंतर है, धार जिले के अंतर्गत। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हुई थी, या 2000 अगर देखा जाए 16 में हुई थी, कि 2015 में हुई है, कि 2008 में हुई। तो कब अगर देखा जाए आचार्य आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना शुरू की गई। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर अगर देखा जाएगा तो 2016 में। कब हुई है, 2016 में आचार्य विद्यासागर यहाँ पर गौ संवर्धन योजना शुरू हुई है। ठीक है। और किस लिए, सभी वर्गों के हितग्राहियों को न्यूनतम अगर देखा जाए 5 दुधारू पशु तथा चारा उत्पादन हेतु कम से कम 1 एकड़ भूमि हो, ऐसे लोगों के लिए क्या की गई है, शुरू की गई है, विशेष रूप से अगर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। चलिए अब इसी में अगला देखते हैं हम लोग। औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी में उद्योगों के योगदान का कितना, है ना, उद्योगों के योगदान को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दो बिंदुओं पर फोकस करिए। तो 4 लाख से अगर देखा जाए, पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कितना है, उसके बाद कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 लाख से, अगर 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़, 2.9 लाख करोड़ से अगर देखा जाए 6 लाख करोड़, 3 लाख से करोड़ से 5 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ से अगर देखा जाए 8 लाख करोड़। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर 2.9 लाख करोड़ जो वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में है, इसे बढ़ाकर हम लोग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का क्या रख रहे हैं, लक्ष्य रख रहे हैं। तो यही इसके अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। अगला बिंदु है औद्योगिक संवर्धन नीति, जो इस साल भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके अंतर्गत कितनी क्षेत्र विशिष्ट नीतियां हैं, कितनी क्षेत्र विशिष्ट नीतियों को स्वीकृति दी गई है। 8, 9, 10, 12 कितने दिए हैं, 8, 9, 10, 12 कितने को दिया गया है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर 10 नीतियों को इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, शामिल करके। मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी सी नीति बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें क्या किया है, बहुत सारे क्षेत्रों को समेट लिया है। जैसे कि अगर देखा जाए, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कैबिनेट ने अगर देखा जाए प्रदेश के समृद्ध एवं
विकसित और समृद्ध बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी। और इसके अंतर्गत कितने सेक्टर आते हैं? 10 सेक्टर, यानी 10 क्षेत्रों को रखा गया है। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण नीति, टेक्सटाइल नीति, परिधान, फुटवेयर, खिलौना, सहायक उपकरण नीति, एयर स्पेस रक्षा उत्पादन प्रोत्साहित नीति, फार्मा जो सिटिकल नीति है, बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी नीति है ना, मेडिकल डिवाइसेस है, ईवी है, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण है, हाई वैल्यू अगर देखा जाए तो ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको प्रोत्साहित कर रही है। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में क्या की जाए, राज्य में वृद्धि की जाए है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं अपन एक और प्रश्न। प्रश्न क्रमांक हमारा 40, और प्रश्न क्रमांक इस 40 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रश्न है औद्योगिक केंद्रों को लेकर और जिला। हमें ये बताना है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले के अंतर्गत है, जोड़ी बनानी है। तो बनाते हैं जोड़ी, देखते हैं कौन सी जोड़ी बनती है अपनी। तो रहटा अगर देखा जाए, रहटा औद्योगिक क्षेत्र अगर हम बात करेंगे पन्ना बुरहानपुर जिले के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, रहटा मिलेगा। पीलू खेड़ी कहाँ मिलेगा? पीलू मिलेगा पन्ना के साथ, पीलू मिल गया पन्ना के, पीलू खेड़ी नहीं, पीलू खेड़ी नहीं, पन्ना नहीं होगा, सॉरी, पीलू खेड़ी बनेगा राजगढ़ के साथ, और पुरैना बनेगा पन्ना के साथ, और चंद्रपुरा बनेगा छतरपुर के साथ। और जो भी होगा वो यही होगा, है ना। आपका ऑप्शन देख लें, इसमें से जो भी होगा वो यही होगा। ए का क्या हो गया? ए का हो गया सेकंड। तो दो ऑप्शंस यहाँ पर सेकंड में आ रहे हैं। चलो अगला मिलाते हैं। पीलू खेड़ी का राजगढ़ हो गया, तो राजगढ़ हो गया, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। आपको आगे मिलाना है बना लो, लेकिन होगा यही, क्योंकि वो दो में बन गया, क्योंकि तीसरा नहीं बन रहा। पुरैना पन्ना हो गया, तो एक ये हो गया हमारे पास, ये भी से चंद्रपुरा अगर देखा जाए यहाँ पर छतरपुर हो गया, तो ये भी सही हो गया। तो आंसर बी इज राइट आंसर। आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सत्य युग्म की पहचान करना है। बिल्कुल सत्य है, सत्य हमें ढूंढना है, सत्य कहाँ छुपा हुआ है। आइए सत्य को ढूंढते हैं। गारमेंट क्लस्टर अगर देखा जाए ग्वालियर में है, ऑटो क्लस्टर पीथमपुर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स सागर में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स रायसेन में। भाई साहब, इसमें एक आप भली भांति जानते हो, पीथमपुर हमारा ऐसा क्षेत्र है जो सेज के अंतर्गत आता है, और विशेष रूप से किस लिए फेमस है? ऑटो क्लस्टर। एग्रो कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए छिंदवाड़ा के अंतर्गत, चमड़ा कॉम्प्लेक्स हमें देवास के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टेनलेस स्टील सागर में। देखो ऐसे भी याद रख लिया करो कई बार, है ना। देखो सा है, एग्रो यानी खेती बाड़ी अच्छी हुई, छिंदवाड़ा के अंतर्गत बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है। चमड़े का अगर देखा जाए, खिलौने वगैरह का बेसिकली अगर हम बात करें, इंदौर में देवास में बड़ा फेमस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स देवास में बनाया गया है। फार्मा कॉम्प्लेक्स अगर देखा जाए, हमारी बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री धार जिले के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये गारमेंट्स क्लस्टर जबलपुर में है, ऑटो क्लस्टर इन पीथमपुर में हो गया, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स इंदौर में। देखो चीज आप सरल बना सकते हो, है ना, चीजें ऑटोमेटिकली सरल हैं। सर इतना डेटा है, कैसे पढ़े कैसे पढ़े? मैं पुनः कह रहा हूँ, कुछ नहीं, जब पढ़ते वक्त क्या रखो, एक रफ कॉपी साइड में रखो और पढ़ो, और उसको एक बार, एक पेज पढ़ा उसमें से, फिर उसको रिकॉल करके उसको एक दो बार नोट डाउन कर लो, मतलब रफली लिख लो हाथ से। मैं कह रहा हूँ डेटा याद रहेगा। कर एक बार ट्राई करके देखना। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना, रेलवे कोच कारखाना, स्लीपर कारखाना नहीं, रेलवे कोच कारखाना ध्यान रखना। तो रेलवे कोच कारखाना भोपाल, देवास, धार, विदिशा कहाँ पर है बच्चों? भोपाल में, देवास में, धार में, विदिशा में। कहाँ पर है अगर हम बात करेंगे यहाँ पर? तो बच्चों ध्यान रखना, बेसिकली अगर देखा जाए भोपाल के अंतर्गत मिलेगा हमको क्या? रेलवे कोच कारखाना। जबकि विदिशा के अंतर्गत, सीहोर के अंतर, विदिशा में अगर देखा इंजन कारखाना भी मिल जाएगा रेलवे को, है ना, रेलवे इंजन का। और सीहोर में स्लीपर कारखाना मिलेगा। प्रश्न यहाँ से एक बार पीएससी ने पूछा था। तो रेल मंत्रालय के द्वारा भोपाल में क्या की गई है अगर देखा जाए? रेल कोच कारखाने की। जबकि रेल इंजन कहाँ पर है? विदिशा के अंतर्गत। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर ध्यान रखना, रेलवे स्लीपर के परिप्रेक्ष्य में सीहोर के अंतर्गत, बुधनी सीहोर बड़ा फेमस, और ध्यान रखना। और ये तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारी है वो होगी, हैवी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में हो जाएगी, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उद्योग हैं। बच्चों अवंतिका फूड पार्क किस जिले में है? पहली बात तो अवंतिका फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है। अगर आपसे प्रश्न ये फूड पार्क करके पूछा जाए, मेगा फूड पार्क, बात एक ही है। मध्य प्रदेश में दो ही मेगा फूड पार्क है, ध्यान रखना। अवंतिका फूड पार्क कहाँ पर है? देवास जिले के अंतर्गत हमारे यहाँ पर है। तो मेगा फूड पार्क जैसे मैंने कहा, एक इंडस फूड पार्क हो गया खरगोन के अंतर्गत, जिसकी स्थापना, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क था जिसकी स्थापना 2016 में हुई। वही अवंतिका फूड पार्क अगर देखा जाए देवास के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना
2019 में हुई दूसरा मेगा पोर्ट, तो खरगोन और देवास। फिर अगर देखा जाए ये प्रस्तावित है, अगर देखा जाए जग्गा खेड़ी जो कहाँ पर है, दालौद, दालौद कहाँ पर है, मंदसौर के अंतर्गत, तो प्रस्तावित है। इसके अलावा ये फूड पार्क है, जैसे बाबई होशंगाबाद हो गया, बाबई नाम से ही आपने इतनी बार पढ़ लिया होगा। बोरेगांव कहाँ पर है, बोरेगांव अपने आप में एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो छिंदवाड़ा के अंतर्गत है। मनेरी मंडल, मनेरी जी भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो मंडला के अंतर्गत। बरौंदी शिवपुरी के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र यानी भिंड के अंतर्गत है, और वहां पर क्या है, फूड पार्क है। आओ बच्चों अगला देखते हैं, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, कई बार पूछा है, 3 स्टार बना लेना है ना, जिसके आने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। इस बार नहीं पूछा तो अगली बार पूछेगा, अगली बार नहीं तो अगली बार पूछेगा, लेकिन पीएससी महारत्न से प्रश्न जरूर पूछता है बच्चों। चलिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड महारत्न का दर्जा कब दिया गया? 1964 में, 2010 में, 1997 में, 2013 में। तो 2013 के अंतर्गत क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंतर्गत अगर बताया था कि 2010 में महारत्न की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 14 कंपनियां हैं, और हाल ही में दिसंबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्या मिला है, 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा। मैंने लास्ट डिस्कशन में पूरा लिस्ट बना के आपको बताया था, लेकिन आज डेटा बहुत सारा है तो हम थोड़ा सा फास्ट खेल रहे हैं ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रैपिड फायर राउंड है ना, झटपट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं हमारे पास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, ये सारा डिटेल उसके अंतर्गत आप देख लेना। JW3020 JWS 17 सुजाता लोकवान मध्य प्रदेश में प्रचलित किस फसल की किस्में हैं, किस्में हैं? कुछ याद है? कुछ नहीं याद हो तो ध्यान रखो, इसमें 2-3 नाम तो है, अंग्रेजी नहीं आ रहे, तो देखो सुजाता आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है, लोकवन। तो लोकवन तो याद है, किस लिए बड़ा फेमस है, सरबती, लोकवन, ये गेहूं की किस्में हैं। किसकी किस्में? गेहूं। तो देखो ढूंढो कहाँ है, सोयाबीन, मसूर, और ये क्या हो गया, गेहूं। तो गेहूं की किस्में आंसर हो गया हमारा, इतना तो इजी पीजी है। ये सोयाबीन की है, अहिल्या, अलंकर, पियासा अगर देखा जाए। चलो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फसल, अग्रणी, उत्पादक, जिला। अब भाई लोगों, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा जोड़ी बनाना है फिर से, और जोड़ी बनाएंगे तो क्या गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक, अच्छा जोड़ी बनाना है इसमें सही युग में, तो क्या गेहूं का देवास में उत्पादन है? गेहूं का अगर देखा जाए सर्वाधिक उत्पादन। दूसरा अगर देखा जाए चावल का हरदा में, चावल का हरदा में। तीसरा प्याज का खंडवा में। और मिर्च का अगर देखा जाए क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें खरगोन के अंतर्गत, तो कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग अगर ध्यान दिए हों, एक जिला एक उत्पाद को भी पढ़ रहे होंगे, उनके अंतर्गत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्याज भाई साहब खंडवा के अंतर्गत, मिर्च खरगोन के अंतर्गत, है ना, सुना है? तो ये दो तो सही हैं। चावल हरदा नहीं है, चावल अगर देखा जाए यहाँ हरदा गेहूं के लिए हो जाएगा, देवास अगर देखा जाए सोयाबीन के लिए हो जाएगा, तो ये यहाँ पर गड़बड़ा रही व्यवस्था अग्रणी उत्पादक में। तो हमारे आंसर कौन से सही बनेंगे, ध्यान रखना, 3 और 4 बनेंगे केवल। तो देखो भाई लोगों, धान सबसे ज़्यादा कहाँ है, रीवा के अंतर्गत। ज्वार ग्वालियर के अंतर्गत अगर देखा जाए। बाजरा मुरैना के अंतर्गत। मक्का छिंदवाड़ा के अंतर्गत, है ना, कॉर्न ऑफ सिटी कहते हैं। कोदू कुटकी मंडला के अंतर्गत। कुल अनाज अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा अनाज छिंदवाड़ा में है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। तुअर अगर देखा जाए, यानी जैसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, वो भी छिंदवाड़ा में। उड़द कहाँ पर, छतरपुर में। मूंग दमोह के अंतर्गत। कुल दलहन अगर देखा जाए छतरपुर में, ध्यान रखना, दलहन अगर देखा जाए छतरपुर में। और खाद्यान्न की अगर बात करेंगे तो छिंदवाड़ा। शब्द समझ गए, ध्यान रखना, छिंदवाड़ा 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 छिंदवाड़ा, है ना। तो छिंदवाड़ा किसमें, कुल अनाज में भी और कुल खाद्यान्न में भी। मूंगफली शिवपुरी के अंतर्गत मिल रही है। राम तिल डिंडोरी के अंतर्गत। तिल अगर देखा जाए छतरपुर में। सोयाबीन अगर देखेंगे उज्जैन सिंगरौली के अंतर्गत अगर न्यूनतम है, ठीक है। अरंडी अगर देखा जाए बड़वानी के अंतर्गत। कुल तिलहन अगर देखा जाएगा उज्जैन के अंतर्गत। कपास हमारे जिले में खरगोन सर्वाधिक, ये सर्वाधिक परिपेक्ष में देना है, ठीक है। कुल खरीफ की अगर देखा जाए जो योग बनता है वो भी छिंदवाड़ा के अंतर्गत। गेहूं सबसे ज़्यादा धार के अंतर्गत। जौ सबसे ज़्यादा छतरपुर के अंतर्गत। तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई में इसको अपडेट कर सके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कल्याणमण सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई? ध्यान रखना, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर। इंदौर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्री इंदौर के अंतर्गत ही बच्चों इस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो देख सकते हैं आप, स्वदेशी कॉटन फ्लोअर अगर देखा है इंदौर में। मालवा यूनाइटेड अगर देखा है इंदौर में। हीरा कॉटन मिल्स अगर देखा है उज्जैन में। कल्याण
कपड़ा मिल देखा जाए इंदौर में, और ओसवाल वूलन मिल्स अगर हम लिमिटेड पीलूखेड़ी के अंतर्गत। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों, 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य, 100, यानी हमारे यहाँ पर जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो पूर्णतः सिंचाई नहीं है, उसको हम क्या कह रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं कब तक के लिए, 100 लाख हेक्टेयर के। तो ध्यान रखना 2029 है, जो भी 2029, यानी डी इज हमारा राइट आंसर है। चलिए समझिए, लिखा है यही जो इकोनॉमी सर्वे से है। मध्य प्रदेश की राजधानी है ना, ये राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनुसंधान एवं औद्योगिक कर्मचारी निष्पादन केंद्र CRISP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से की गई थी? हो चुकी है, मतलब हो चुकी है किसके सहयोग से? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। ध्यान रखना, ये जो ट्रेनिंग सेंटर के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण के संदर्भ में औद्योगिक कर्मचारियों को निष्पादन केंद्र के रूप में जाना जा रहा है, वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित है, लेकिन कहाँ पर? भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश में सम्मिलित करना है, फिर से जोड़ी बनाओ भाई, ठीक है भाभी अधिकारियों, जोड़ी बना लो। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना जो हुई है बच्चों, वो हुई है 1970 में। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में। मध्य प्रदेश वित्त निगम 1951 में भारत सरकार का अधिनियम, उसके तहत 1955 में इंदौर में की गई। और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। तो बन गई जोड़ियां, है ना? तो मिला लेते हैं। तो पहले का दूसरा कितने मिल रहा है? पहले का दूसरा इन दोनों में मिल रहा है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला भी मिल गया। अरे यार, ये तो दो और बढ़ना पड़ेगा अपने को इस बार। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तो इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, तो मतलब यही आंसर हमारा क्या हो गया भाई लोगों? सही हो गया। समय बचाया। अगला प्रश्न देखो। मध्य प्रदेश टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस सीमा तक बैंक ऋण दिया जाता है? बैंक ऋण दिया जाता है 10,000 से 2.5 लाख रुपए, 10,000 से 1 लाख रुपए, 10,000 से 3.5 लाख रुपए 10 लाख, 10,000 है ना, लाख नहीं है, 10,000 से 3.5 लाख रुपए, 10,000 से 2 लाख रुपए। भाई लोगों ध्यान रखना, भावी अधिकारियों, 10,000 से 1 लाख रुपए तक के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या दिया जाता है? टाटिया मामा के परिप्रेक्ष्य में जो आर्थिक सहयोग दिया जाता है या ऋण के परिप्रेक्ष्य में। तो यही चीज है। और यहाँ पर आयु भी निर्धारित है ना, 18 से 55, लेकिन ब्याज की दर है वो बहुत न्यूनतम परिप्रेक्ष्य में होता है, 5 से 6% ही होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन कब किया गया था? वर्ष 1984 में, वर्ष 1986 में, वर्ष अगर देखा जाए 1985 में और वर्ष 1989 के अंतर्गत। तो कब किया गया? तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब उस समय 3 रेशम की प्रजातियां पाई जाती थी, तो उस समय अगर देखा जाए 1984 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। तो सोचिएगा, 4 प्रकार के रेशम हैं, और चौथा जो प्रकार नहीं पाया जाता था वो पंचमढ़ी में होता है, लेकिन अब ढूंढिएगा आप। अगला प्रश्न आते हैं, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, धार इंदौर, भोपाल इंदौर, जबलपुर इंदौर। बच्चों ध्यान रखना, निर्यात उत्कृष्ट शहर के अंतर्गत देवास इंदौर शामिल है। तो देवास इंदौर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आप देख सकते हो देवास किस लिए, देवास बेसिकली अगर देखा है सोयाबीन के लिए है, और इंदौर अगर देखा जाए कपड़ा और फार्मा के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर निर्यात शहर के रूप में चिन्हित किए गए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एमएसएमई उद्योग विभाग, एमएसएमई उद्योग विभाग की स्थापना कब हुई? एमएसएमई उद्योग विभाग की स्थापना अगर देखा जाए 5 मई 2016, 5 अप्रैल 2016, 10 अप्रैल 2021, 5 अप्रैल 2018। बच्चों ध्यान रखना, 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई विभाग की मध्य प्रदेश में क्या की गई है? स्थापना। और उसके बाद से आप इसका ग्राफ देखिए मध्य प्रदेश में, अगर आपने कभी एमएसएमई के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अगर आपने क्लियर किया हो कि वास्तविक स्थिति जमीनी स्तर पर जाने, आपको उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा, यानी इसकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है अगर देखा जाए। तो 5 अप्रैल 2016 को अगर देखा जाए एमएसएमई विभाग की क्या की गई है? स्थापना। और बेसिकली वही चीज़ है कि मतलब हमें क्या करना है, उद्योगों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना है, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लोगों को स्वरोजगार के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना है एमएसएमई में। ठीक है, एमएसएमई एक्ट कब बना है? 2006 में बना है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में कितने स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है?
ध्यान रखना, हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए स्टार्टअप ऐसे हैं, स्टार्टअप की बात करें। अच्छा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इकोनॉमी सर्वे को जरूर खोलिएगा, उसमें एक क्वेश्चन और देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस सेक्टर में स्टार्टअप महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। ये प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण बनता है। ये प्रश्न आपको दे रहा हूँ, आप खोजिएगा फिर से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर स्टार्टअप को परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, ध्यान रखना 1192 यानी 1192 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा क्या दी गई है, मान्यता दी गई। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं 1192 भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। और मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति कब लागू हुई है, 2022 में लागू हुई है। और जिसके बाद से वर्ष 2024 तक स्टार्टअप में अगर देखा जाए कितने प्रतिशत की, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा 114% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति क्रियान्वयन योजना 2025 के तहत एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंसीज अगर रेसिडेंस अगर देखा जाए कि सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप को प्रतिमाह कितना अधिकतम कितनी राशि दी जाती है। तो फोकस करो, पर मंथ कितनी राशि मिलती है, 5,000, 7,000, 7,500, 10,000 या 15,000। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10,000 राशि दी जाती है ऐसे लोगों को जो स्टार्टअप नीति के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टार्टअप एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, लेकिन को एंटरप्रेन्योर रेसिडेंस, यही लिखा है बच्चों, 12 माह तक दिया जाता है। ये जरूर याद रखना, इसमें और कुछ नहीं है महत्वपूर्ण। 12 माह तक कितनी राशि, 10,000 रुपये तक। 2024-25 में मध्य प्रदेश 2024-25 में मध्य प्रदेश में कितने पंजीकृत एमएसएमई की संख्या हो चुकी है, कितने एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं। मैंने क्या कहा, ग्राफ सीधा बढ़ रहा है। तो ग्राफ बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया है, 3,54,000 पर, कितना पहुंच गया, 3,54,000 पर, 4,57,000 पर, 3,61,000 पर, या 2,46,000 पर। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो 3,61,000 के परिप्रेक्ष्य में है। कितना है, 3,61,000 के परिप्रेक्ष्य में है। तो 2021-22 में आप देखिए, मैंने क्या कहा था, ग्राफ बढ़ा है। 2,46,000 थे, फिर 3,54,000 हुए 22-23 में, फिर 23-24 में कितने, 4,57,000। और ये जो डेटा है, अब देखो, अब आप भावुक मत हो जाना, सर बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे ग्राफ बढ़ रहा है, ये तो यहाँ पर डाउन हो गया। तो भावुक व्यक्तियों सुनो, ये नवंबर 2024 तक की स्थिति है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ना, उस समय से पहले ही इकोनॉमी सर्वे बन जाता है। यानी सरकार बजट बनाती है, सारी व्यवस्थाएं बनाती है, तो डेटा कलेक्ट करती है। तो जब डेटा कलेक्ट किया गया तो वित्त वर्ष 2024-25 में कहाँ तक डेटा है, नवंबर 2000। अभी आने दीजिए बजट 2026-27 का, तो 26-27 में आपको डेटा एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा, इस दौरान जो नए नए उद्योग स्टार्टअप में एस्टेब्लिशमेंट हुए एमएसएमई के अंतर्गत। मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा कितनी है, 18 से 21 वर्ष, 18 से 29 वर्ष और 18 से 45 वर्ष, और कोई आयु नहीं है। तो भावी अधिकारियों, कौन सी आयु है इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, ध्यान रखना 18 से 45 वर्ष तक के परिप्रेक्ष्य में है। 18 से जो 29 वाले हैं ना, वो सीखो कमाओ के अंतर्गत हैं। कितने के, किसके अंतर्गत हैं, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्यम क्रांति के परिप्रेक्ष्य में 18 से 45 वर्ष की अवस्था में 12वीं पास युवकों को क्या दिया जाएगा, यहाँ पर प्रोत्साहन। ठीक, ये इसी के अंतर्गत है ना। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से जोड़ी है बच्चों, फिर एक जोड़ी बनानी पड़ेगी अब फिर, है ना। चलो बनाते हैं। साइकिल उद्योग अगर देखा जाए, साइकिल उद्योग कहाँ पर मिलेगा, अमनपुर, ग्वालियर, इंदौर, गुना। ध्यान रखना, ये मिलेंगे गुना से इनकी। फिर दूसरा फर्नीचर अगर देखा जाए, फर्नीचर के परिप्रेक्ष्य में उद्योग कहाँ मिलेगा, फर्नीचर 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 वर्कर अगर देखा जाए, ये पहुंच जाएंगे आपके अमनपुर, जबलपुर में। फिर पोट्री आ जाएगा, पोट्री आएगा यहाँ पर ग्वालियर में, यानी पोट्री मतलब यानी जो मिट्टी के बर्तन उद्योग होते हैं उससे संबंधित। इंजीनियर वर्क्स आप जानते हैं वो इंदौर के अंतर्गत। तो ये बन गई अपनी जोड़ी, है ना। तो राम ने मिला दी जोड़ी इस तरह से। तो पहले का आंसर क्या हो गया, 4। तो पहले में 4 साइकिल उद्योग, सीधा सीधा बन गया, अरे अगर देखा जाए। ठीक, सी आंसर हो गया हमारा फिर तो। बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, है ना, और डी का 3 हो गया। एग्जैक्ट बन गया, एक ही बना, ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए दो दिए। ध्यान रखना, ऐसे ही पीएससी देता है, उसमें दो एक साथ फिर ऐसे करके। अगला, केमिकल रक्षा उत्पाद तकनीक DRDE लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में है। ध्यान रखना, DRDE लैब,
ये डीआरडीओ है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अधीन है। और ये है हमारे जबलपुर, ग्वालियर, सागर, इंदौर। ये तो यहाँ पर जो है जबलपुर में वो डीआरडीओ की यहाँ पर भी है, लेकिन वो क्या करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट जो आर्म्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये जो डीआरडी लैब है वो लैब है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इस तरह से देख सकते हो, लैब है अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में, डीआरडीओ के अंतर्गत आती है, रासायनिक और जैविक एजेंटों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक। और देश की क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में। कहाँ पर है? ग्वालियर इसमें स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा एयरपोर्ट अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है? जीरो वेस्ट और मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर वन कौन सा शहर? इंदौर। तो कौन सा एयरपोर्ट होगा? एयरपोर्ट भी तो ही होगा जो शहर होगा। भावुक नहीं होते और आंसर टिक करते हैं। तो क्या आंसर होगा? इंदौर एयरपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए, अब वो तो डेटा है कि कौन कौन से एयरपोर्ट कहाँ पर हैं, आप सभी को मालूम है, लेकिन वो डेटा महत्वपूर्ण था हमारा, उस पर हम चर्चा नहीं करते। तो अगला प्रश्न है बच्चों, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 339B, 135B और 339। तो बच्चों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 135B भी है, ठीक है। और ये बेसिकली लगभग 7.5 किलोमीटर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में आता है। फिर 339B आता है, फिर 339 आता है। तो देख सकते हैं कि जो है हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे 135B भी है। फिर इसके बाद 339B 9 किलोमीटर है, और 339 अगर देखा जाए 15 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में, अब बेटा असत्य कथन हमें ढूंढना है, ठीक है। असत्य कथन ढूंढ लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जिला और उत्पाद, तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, आप पूरी तरह से लिस्ट याद रखिएगा। खरगोन में मिर्च है, बिल्कुल सही है। ग्वालियर में धनिया है, मैं ग्वालियर से हूँ भाई साहब, बिल्कुल धनिया नहीं है, ये धनिया नहीं है। यहाँ पर स्टोन टाइल्स वगैरह के लिए एक जिला एक उत्पाद आता है। छतरपुर के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, लकड़ी के फर्नीचर है अगर देखा जाए। जबलपुर के परिप्रेक्ष्य में हरा मटर है। तो आंसर क्या हो गया? बी इज आंसर हो गया, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था उस आधार पर। तो ये लिस्ट दे रखी है, तो हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 27 है वो हमारे नॉर्थ से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ से, जो गुजरात से आ रहा है, गुजरात के पोरबंदर से, और जो जा रहा कहाँ है, असम के सिलचर तक जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए शिवपुरी, नॉर्थ में भी कहाँ पर, शिवपुरी जिले से होकर गुजरता है बच्चों। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मात्र एकमात्र जिला है जहाँ शिवपुरी से होकर गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में आंसर शिवपुरी हो जाएगा। लगभग अगर मैं बात करूं 121.9 किलोमीटर के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। असत्य कथन की फिर पहचान कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ 2010-11 में हुआ था, बिल्कुल सही अगर देखा जाए। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अगर हम बात करें 500 से कम और 250 से आदिवासी क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में गांव में निर्माण, बिल्कुल सही। एक्चुअल में क्या हुआ था बच्चों, ध्यान रखना, ये एक्चुअल में कार्यक्रम जो था वो भारत सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू किया गया था। जब स्टार्टिंग में किया गया था तो 1,000 की आबादी पर निर्धारित किया गया था, सामान्य आबादी, और ट्राइबल के लिए 500। लेकिन बाद में उसे संशोधित करते हुए कितना कर दिया गया? 500 सामान्य आबादी के लिए और ट्राइबल के 250। तो ये स्टेटमेंट इस आधार पर सही है, क्योंकि राज्य में भी इसी तरह से हुआ। फिर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, ये भी हमारे यहाँ चल रही। तो इसका जो प्रारंभ है 1 जनवरी 2012 को, जनवरी 2012 नहीं है, ये गलत है, 2014 से है। कब से है? 2014 से है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे शुरू हुई थी वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय, बिल्कुल सही है। तो आंसर सी हो गया हमारा अगर देखा जाए तो, यही लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में गलत है। चलिए अगला देखते हैं। मालवा निमाड़ विकास पथ किन जिलों से जुड़ता है? इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर। इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, बड़वानी। तो मालवा निमाड़ जो बच्चों आ रहा है ना, बेसिकली वो आ रहा है मंदसौर नीमच से होते हुए आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मंदसौर नीमच नहीं है, यहाँ पर मंदसौर नीमच नहीं है। और ध्यान रखना, इंदौर, देवास, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, ये यहाँ से होते हुए जा रहा है, ठीक। तो ये लिखा है, यहाँ पर अलग अलग लिखे हैं। जैसे अटल प्रगति पथ अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आने की संभावना अति प्रबल है। 299 किलोमीटर का है। वहीं नर्मदा प्रगति पथ अगर देखा जाए 900 किलोमीटर का है, लेकिन लगभग 750 के आसपास मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और ये मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों। विंध्याचल एक्सप्रेस अगर देखा है 676 का है, रीवा से सिंगरौली को जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा है, रीवा, सतना, सिंगरौली, है ना, भोपाल से होते हुए निकलेगा ये भी।
बिंदु के प्रवेश। मालवा निमाड़ 450 किलोमीटर का जो कि अपन ने अभी देखा, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेस 330 किलोमीटर में अगर हम बात करेंगे छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना में। और वहीं मध्य भारत अगर देखा जाए विकास पथ 746 के परिपेक्ष में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़ से होते हुए आ रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं बुंदेलखंड विकास पथ। अभी अपन ने चर्चा करी कितना है बुंदेलखंड विकास पथ, 330 किलोमीटर का हमें बुंदेलखंड विकास पथ देखने को मिल जाता है। ठीक। अटल प्रगति पथ अगर देखा जाए तो लगभग 299 किलोमीटर के परिप्रेक्ष्य में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इंदौर, देवास, उज्जैन, छतरपुर। तो हमने देखा अभी हाल ही में डिस्कशन में, तो श्योपुर मुरैना से होते हुए भिंड जाएगा। ये बेसिकली कोटा से होते हुए आ रहा है। कोटा से फिर आ जाएगा ये श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, और भिंड, भिंड से निकलते हुए इटावा जुड़ जाएगा। इटावा जो यूपी के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में से कौन सा रेलवे जोन मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए जो रेलवे जोन है उसमें मध्य रेलवे आता है, पश्चिम रेलवे आता है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे आता है, लेकिन उत्तर पूर्व जो रेलवे है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। उत्तर पूर्वी रेलवे, उससे हमारा कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन इनकी सेवाएं जो हैं, इनकी जो ट्रेनें हैं, जो जोन वाइज कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, वो स्टेशन के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। बच्चों ध्यान रखना, इकोनॉमी सर्वे के अंतर्गत यहाँ पर जो रेलवे जोन दे रखे हैं उसके अंतर्गत पश्चिम रेलवे की हमारे यहाँ सेवाएं हैं, पश्चिम मध्य रेलवे की सेवाएं हैं। और बेसिकली आप जानते हैं तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे मिल रही है, उत्तर मध्य रेलवे मिल रहा है, मध्य रेलवे मिल रहा है, पूर्व मध्य रेलवे, लेकिन उत्तर पूर्वी नहीं मिल रहा है। ठीक। मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9000 प्रमाण प्राप्त करता है? एक ही स्टेशन है हमारे यहाँ जो चकाचक है, एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया बंसल ग्रुप के द्वारा, वही वास्तविकता में ISO। और वहीं से पहली ट्रेन जो निकलती थी, यानी जिसको हम कहते थे हबीबगंज टू अगर देखा जाए निजामुद्दीन जो जाती थी, भोपाल एक्सप्रेस जो पहली मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए ISO सर्टिफाइड ट्रेन है वो भी, तो हबीबगंज रानी कमलापति के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए यही स्टेशन को दिया गया है। यही डिटेल लिखी हुई है, इसके अंतर्गत देख लीजिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मध्य प्रदेश में जो वायु परिवहन की सेवा की शुरुआत इंदौर से ग्वालियर के लिए 1948 में की गई थी। जो भी उत्तर हो उसको डायरेक्ट टिक करिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे बनने चाहिए, पहला कब था, दूसरा कब था। ठीक। अगला आते हैं, मध्य प्रदेश में एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि तनातनी हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से कई सारे फ्लाइट्स उड़ी थी यहाँ से। तो वो कुछ फ्लाइटें अगर देखी जाएं जो फाइटर जेट उड़े थे, फाइटर जेट अगर देखा जाए ग्वालियर से भी उड़े थे, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। और वही ग्वालियर क्या है हमारा सैन्य हवाई अड्डे के परिप्रेक्ष्य में क्या पूछ रहा है? एकमात्र। ठीक है, एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र, पहला आकाशवाणी केंद्र अगर देखा जाए कब स्थापित हुआ? तो ध्यान रखना बच्चों, इंदौर के परिप्रेक्ष्य में मई 1955 में पहला आकाशवाणी केंद्र क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। तो बिना उसके ए आंसर हो जाएगा हमारा। फिर हालांकि बाद में भोपाल में दूसरे जगहों पर स्थापित हुआ, जैसे कि इंदौर आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955, फिर इसके बाद भोपाल में 1956 में स्थापित हुआ। विशेष रूप से 3 याद रखिएगा, मैं आपसे कहूँ 15 अगस्त 1964। ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो PSC प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। फिर तो डेटा जैसे जबलपुर में 1964 में हुआ, छतरपुर में भी 1964 में हुआ, रीवा आकाशवाणी केंद्र 1977 में बना, सागर आकाशवाणी केंद्र अगर देखा जाए तो 1995 में बना है। अगला है, मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल कब बनाया गया? बच्चों ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का गठन तो 1956 में हुआ, लेकिन डाक तार परिमंडल की अगर देखा जाए बहुत लंबे समय तक हमें सेवाएं नागपुर से मिलती रहीं। और ऐसी स्थिति में 1962 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? डाक तार परिमंडल की स्थापना की गई थी। 1965 में अगर मैं बात करूं तो भोपाल में क्या किया गया था? इसका डाक तार परिमंडल का मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन पहले मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? नागपुर। और वहीं से क्या मिलती थी? सेवाएं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं। चलो, अच्छा प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? बच्चों, भारत सरकार ने कोरोना काल के दौरान अगर देखा जाए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शुरू किया था। उसी की तर्ज पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा क्या किया गया है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये शुरुआत 12 मई 2020 में किसकी शुरुआत अगर देखा जाए? भारत के आत्मनिर्भर कार्यक्रम की। और 12 नवंबर, जस्ट अगर देखोगे आप समय अवधि लगभग 6 महीने के समय अवधि मिल जाएगी। तो इस 6 महीने की समय अवधि के अंतराल के बाद किया गया मध्य प्रदेश में। तो 12 नवंबर 2020 को क्या की गई है? इसकी शुरुआत की गई है। ठीक। इसमें कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। कितने मिशन हैं? 8 मिशन हैं।
तो वो देखेंगे बाद में। चलिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने मिशन संचालित किए जा रहे हैं? तो मैंने आपको भी कहा कि टोटल अगर देखा जाए 8 मिशन संचालित हो रहे हैं। कितने मिशन? 8 मिशन संचालित हो रहे हैं। और इन मिशन के परिप्रेक्ष्य में ये रही हमारी लिस्ट। इन 8 मिशन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जैसे भौतिक अवसंरचना के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन अगर देखा जाए नर्मोदय, और सुशासन के परिप्रेक्ष्य में एक ही मिशन है, मिशन जनगण। और स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत 2 आते हैं, मिशन निरामय और मिशन बोधि। और वहीं अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के अंतर्गत मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन आता है। याद रखिएगा, पहले भौतिक संरचना में 3 आते हैं, सुशासन में 1 आता है, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में 2 मिशन आते हैं, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के परिप्रेक्ष्य में 2 आते हैं। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। अगला है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित मिशन बोधि। अब बोधि, बोधि मतलब ज्ञान, बोध, बोधि यानी कौन सा मिशन? अगर देखा जाए मिशन बोधि चलाया जा रहा है, कौन सा स्तंभ है? देखो किस क्षेत्र से संबंधित है, याद करो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी हमने क्या देखा, क्या वो भौतिक संरचना से होगा? भौतिक संरचना से बोधि नहीं। क्या वो सुशासन से होगा? उससे नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा बोध कराएगी, तो किससे हो जाएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो किससे संबंधित हो गया? ऑप्शन हो गया शिक्षा एवं स्वास्थ्य से। अगला है, अगला प्रश्न आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन में से कौन सा मिशन नहीं है? आपको 8 के नाम याद होंगे तो ढूंढ पाओगे। एक एक करके देखते हैं। मिशन निर्माण भौतिक संरचना संबंधित है। मिशन दक्ष, दक्ष मतलब अगर देखा जाए कुशलता के परिप्रेक्ष्य में, तो किससे संबंधित है अगर हम बात करेंगे? तो यहाँ पर मिशन दक्ष, दक्ष बेसिकली अगर देखा जाएगा यहाँ पर जो हमारा रोजगार से संबंधित है, यानी अर्थव्यवस्था रोजगार के परिप्रेक्ष्य में। मिशन अर्थ, ये भी अगर देखा जाए चौथे स्तंभ से संबंधित है। लेकिन मिशन विकास का संबंध किसी से नहीं, कहीं पर भी नहीं है। सुशासन है ना, निर्माण है, अगर देखा जाए बोधि है, निर्मय है ना, अर्थ है और दक्षता, लेकिन ये नहीं है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने स्तंभ हैं? तो कितने स्तंभ हैं? भौतिक संरचना, सुशासन, सुशासन के बाद अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, अर्थव्यवस्था रोजगार तो चौथा है, बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये 4 हो जाते हैं हमारे। तो कितने हैं यहाँ पर? 4 स्तंभ हैं। और आत्मनिर्भर भारत के कितने स्तंभ हैं? ध्यान रखिएगा, सोचिएगा। अगला प्रश्न, भौतिक अधोसंरचना के आधार स्तंभ। अब भौतिक अधोसंरचना का जो स्तंभ है उसमें भी अगर देखा जाए आधार स्तंभ है, क्योंकि हर अंतर्गत अगर देखा जाए उसको भी क्या किया गया है? विभाजित। तो कितने उप समूह में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7, 8। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर इसे 5 समूह के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो आंसर, सॉरी, 5। तो प्रश्न है 80 हमारा अगला, भौतिक अधोसंरचना आधार स्तंभ को कितने उप समूह में विभाजित किया गया है? ध्यान रखना, ऑप्शन ए 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर अगर देखा जाए भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत उप समूह के परिप्रेक्ष्य में 5, 6, 7, कितने में? 6 उप समूह के अंतर्गत विभाजित किया गया। जैसे अगर देखा है सड़क अधोसंरचना, यात्रा, पर्यटन, नगरीय विकास, जल, ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, ये इन 6 आधारों पर देखा जाता है। बफर में सफर मुहिम अगर देखा जाए, बफर में सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ से? बफर में सफर कैसे कर सकोगे? जब सड़कें होंगी, जब ओपन किया जाएगा पूरी तरह से, तो ऐसी स्थिति में भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत है। किसका है? भौतिक अधोसंरचना का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित मिशन अर्थ, मिशन अर्थ किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्थ, अर्थ पैसा, पैसा अर्थ, और हमने पढ़ा था रोजगार, 4 स्तंभ है उसके अंतर्गत। तो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार किससे संबंधित हो गया? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्गों, राजमार्गों को कौन सा है अगर देखा जाए? राजमार्ग कौन सा है अगर देखा जाए? NH 46, 44, 47। तो ध्यान रखना बच्चों, 46 अगर देखा जाए सबसे बड़ा है, लगभग 646 अगर किलोमीटर का हमको देखने को मिलता है। वहीं लगभग अगर देखा जाए NH 44 जो है 571 किलोमीटर का हमको देखने को मिलेगा, और NH 47 जो है 558 किलोमीटर का देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे हैं, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ जाते हैं। 634 किलोमीटर ग्वालियर से, यानी हमारे जिले से ही बैतूल तक जाता है। हाँ, NH 44 अगर देखा जाए, सर ये क्यों कम हो गया? ये तो सिवनी तक जाता है। इसमें क्या है कि वो जैसे जाता है ना ग्वालियर से, तो वो यूपी का कुछ भाग लेते हुए कहाँ निकलता है? आगे बढ़ता है, सागर होते हुए जाता है, तो फिर ग्वालियर से सिवनी के, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, भाग हमारे यहाँ नहीं आता। NH 47 558 किलोमीटर जो झाबुआ से बैतूल के परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजगढ़ के किस खाद्य वस्तु का चयन किया गया है? राजगढ़ के किस खाद्य वस्तु का चयन? राजगढ़, राजगढ़ ब्यावरा। और क्या है वहाँ पर खास? प्याज है, चना है, संतरा है, सरसों है। तो बच्चों मैं बताऊं, मैं गया था आगर मालवा पहली बार, वहाँ पर देखे कि मैंने कहा यहाँ तो बहुत संतरे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगर मालवा और उसी से लगा हुआ क्या है, राजगढ़। और राजगढ़ के अंतर्गत वहाँ पर भी जैसे मैंने देखे संतरे हो रहे हैं, तो संतरों का उत्पादन ज़्यादा है। तो ये मेरे व्यवहारिकता के आधार पर मैंने संतरा ही, और वास्तविकता में संतरा है। चलिए अगला देखते हैं। मैं इसलिए गया था क्योंकि वहाँ माता जी बड़ा फेमस है हमारी, तो आगर मालवा में, इसलिए। लेकिन वहाँ से जब निकल कर आए तो राजगढ़ होते हुए आए थे ऐसे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में एक राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी? सर्वप्रथम। बच्चों ध्यान रखना, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो जापान का है। किसका है? जापान का। लेकिन भारत में किसने अडॉप्ट किया? सबसे पहले 2018 में उत्तर प्रदेश ने अपनाया, फिर बाद में जाके भारत सरकार ने अपनाया। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसमें सबसे लास्ट में है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए। कोदू कुटकी उत्पाद प्राप्त जिला। कोदू कुटकी एक बाजरे के टाइप की प्रजाति का मोटा अनाज होता है, जिसे ट्राइबल बेल्ट के अंतर्गत अच्छे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत रखा है। वैसे भी मोटे अनाज खाना चाहिए, ठंड भी बहुत आ रही है, तो ध्यान रखना मोटे अनाज का भोजन हमारे स्वास्थ्य को क्या करता है? लाभदायक देता है। तो कोदू कुटकी भी उसी प्रकार का एक मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, एज अ बाजरे की प्रजाति जैसा कुछ होता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहुत होता हो। तो पूर्वी क्षेत्र में होता है तो शब्द समझ लो कि जो पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी हो उनको हटाते चलना। ठीक। तो अनूपपुर, झाबुआ, डिंडौरी हटा दो इनको, अगर देखा जाए इसके अंतर्गत अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला। डिंडौरी अगर देखा जाए यहाँ पर अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला। अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला। डिंडौरी, झाबुआ, मंडला, इंदौर, ये तो है ही नहीं, तो आंसर बी हो गया हमारा। तो आंसर बी हो गया। ठीक है, ये लिखे हुए हैं इस तरह से। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हरदा, हरदा जिले से किस उत्पाद का चयन किया गया? हरदा जिला, हरदा जिला। हरदा जिला अगर देखा जाए बड़ा प्यारा जिला, अगर देखा जाए नर्मदा नदी के किनारे बसा जिला, जहाँ पर खूब खेती बाड़ी होती है, बांस का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। तो देखते हैं क्या है हरदा जिले के परिप्रेक्ष्य में। तो आलू टमाटर है, महुआ पान है, प्याज, कोदू कुटकी है। तो बांस और प्याज के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली देखा जाएगा तो हरदा जिले के अंतर्गत हम देख सकते हैं बांस और प्याज के परिप्रेक्ष्य में। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्रियान्वयन व नियंत्रण किया जाता है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सतत रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में एमएसएमई विभाग के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसे प्रोत्साहन दिया जाता है। हालांकि एमएसएमई के अंतर्गत ही अगर देखा जाए जो इससे जुड़ी हुई राज्य में गतिविधियां होती हैं उसको संचालित भी किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर एक सुविधा केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो हम देख लेते हैं हमारे आंसर में। तो पहला क्या है उसमें? मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा, यानी एमएसएमई, एमपी एमएसएमई विभाग, यही है। पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। आप ऐसे तो खुद इसको देखा करो गलत क्या है इसमें। कई बार हम लोग इतना पढ़ लेते हैं तो कई बार गलत उत्तर तो निकाल ही देते हैं, विकल्प ये गलत है, ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। किस जिले के शरबती गेहूं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सीहोर, बालाघाट, विदिशा, बालाघाट, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम से। ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गेहूं है, शरबती गेहूं, वो दो जिलों के अंतर्गत आता है। एक आता है सीहोर, दूसरा आता है विदिशा। तो ध्यान रखना, सीहोर और विदिशा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाएगा यहाँ पर बालाघाट चावल, बालाघाट चावल, नर्मदापुरम अगर देखा जाए, ठीक है, नर्मदापुरम यानी अगर हम बात करें गेहूं उत्पादित होता है सिवनी, लेकिन सिवनी से मैच नहीं खा रहा सीहोर, और ये बेस्ट क्वालिटी का शरबती गेहूं यहीं पर है। गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला? गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग अगर देखा जाए, ध्यान रखना, डिंडौरी जिले के परिप्रेक्ष्य में गौड़ पेंटिंग आती है ना। और बेसिकली अगर देखा जाए जब जीआई टैग दिया गया तो यहाँ पर 2023 में अगर देखा जाएगा जीआई टैग, और जीआई टैग 2023 में मध्य प्रदेश में कई अलग अलग उत्पादों को दिए गए हैं। ठीक। तो जैसे देख सकते हो कि 2023 के परिप्रेक्ष्य में, 2024 के परिप्रेक्ष्य में इतने उत्पाद आ रहे हैं। ठीक, आप लिस्ट याद करिएगा, जब क्लास में मिलेंगे तो मैं इन्हें सारा एक बार बताऊंगा। बालाघाट को किन दो उत्पादों में जीआई टैग मिला हुआ है? बालाघाट को किन दो उत्पादों में? ऑप्शन है, सरबती होता है क्या गेहूं? नहीं होता। गजक तो मुरैना की है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सुंदरजा आम, ये भी नहीं है क्योंकि सुंदरजा आम रीवा के अंतर्गत, गजक फिर से नहीं होगा। चिन्नौर चावल, हाँ ये मिलता है। हैंडलूम साड़ियाँ, ये भी मिलती हैं।
तो ये हो जाएगा महेश्वर साड़ियाँ, क्योंकि महेश्वर और यहाँ पर बालाघाट का कोई रिलेशन नहीं बनता, तो आंसर हटा दो ये। तो चिन्नौर चावल जो मैंने बताया आपको। डिंडोरी के लोह शिल्प का संबंध किस समुदाय से है? लोह जो अगर देखा जाए जो शिल्प है बेसिकली हमारे यहाँ पर जो ट्राइबल पाई जाती है अगरिया ट्राइबल, उससे संबंधित है इसका। अगर हम बात करेंगे तो भील समुदाय से नहीं है इसका संबंध, कोरकू से भी नहीं है, अगरिया समुदाय से, बेगा समुदाय से नहीं है। कड़कनाथ मुर्गा को किस वर्ष व किस जिले में जीआई टैग मिला है? बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मध्य कड़कनाथ मुर्गे को लेकर, जीआई टैग को लेकर क्या था, एक विवाद था कि छत्तीसगढ़ ने दावा किया था कि कड़कनाथ हमारे यहाँ का है, झाबुआ ने दावा, मतलब यानी मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि कड़कनाथ हमारे यहाँ का, तो हमें जीआई टैग मिलना चाहिए। तो अंततः फिर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, मध्य प्रदेश को कड़कनाथ के परिप्रेक्ष्य में जीआई टैग दिया गया 2018 में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2018 के परिप्रेक्ष्य में, झाबुआ के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, ये हो जाएगा इसके अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत रहे हैं? कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर अगर देखा जाए कुल उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 69 कितना परसेंट, 69.8% यहाँ पर क्या रहे, कार्यरत रहे। और फिर इसके अलावा जो देखा जाएंगे गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत यानी उद्योग और सेवा क्षेत्र में, आप सोचिए कितनी कम लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2011 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो आप सभी जानते हैं 1946 में किसकी स्थापना हुई है, पीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिल चुका है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगर देखा जाए 1964 के अंतर्गत है, यहीं पर हम देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय अगर देखा है 1956 के अंतर्गत है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो ये डेटा मेंशन है यहाँ पर। 1957 में है ना, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, विक्रम, ये 1957, और जीवाजी और देवी अहिल्या 1964 के अंतर्गत है। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित की जा रही है? चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, आयुष विभाग। तो बच्चों ध्यान रखना, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण के परिप्रेक्ष्य में, जननी की बात कर रहे हैं तो जननी एक्सप्रेस लोक स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी हुई है। 2006 से हमारे यहाँ पर क्या हुई है, शुरू हुई है। ये डेटा आप लोग देख सकते हैं, 24 घंटे इसके अंतर्गत क्या की जाती है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगला है, मध्य प्रदेश में 7वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? रीजनल अगर देखा जाए, क्षेत्रीय स्तर का, तो हमारे यहाँ पर जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन जी हैं उनके द्वारा शहडोल में इसका क्या किया गया बच्चों, आयोजन किया गया। तो वही हमारा आंसर होगा। तो नर्मदापुरम हो गया, शहडोल हो गया, रीवा हो गया, सागर हो गया, तो शहडोल इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो हुआ था भोपाल में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भोपाल में। तो भोपाल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो 2025 का कहाँ पर हुआ है, भोपाल में हुआ है। जीआईएस की इसकी थीम क्या थी, अनंत संभावना। ये थीम जरूर याद रखिएगा, मैं कहूँगा इसको स्टार बना लीजिएगा, थीम अनंत संभावना। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। फोकस किस पर था? कृषि सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रसंस्करण उद्योग, हमारे इन सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया। तो आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ध्यान रखना, एक तो ये याद रखना है अनंत संभावना थीम के आधार पर, और किसके द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भोपाल में शुरू किया गया। अगला है पीएम श्री, अगर देखा जाए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना का आरंभ कब से हुआ है? तो लास्ट इसमें अगर देखा जाए हमारा जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है 13 जून 2024, दूसरा है 13 नवंबर 2023, तीसरा है 14 जून 2023, और चौथा हमारे पास है 13 नवंबर 2023 के अंतर्गत। तो बच्चों ध्यान रखना, 13 जून 2024 से हमारे यहाँ पर क्या की गई थी, पीएम श्री पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत वायु सेवा शुरू की गई थी, लेकिन ये कुछ दिन ही चली, और अगर वर्तमान देखा जाए तो ये एक तरह से बंद ही हो चुकी है, क्योंकि लोग इसमें रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनका कहना ये है क्योंकि जो सेवाएं देखने को मिली उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे
उज्जैन से इंदौर के परिप्रेक्ष्य में, या फिर अगर देखा जाए दूसरे जो क्षेत्र हैं रीवा या दूसरे जो हमारे क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे लिखा है आप देख सकते हैं 13 जून 2024 के परिप्रेक्ष्य में, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में फुट वायर पार्क अगर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, फुट वायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मुरैना, उज्जैन, धार, रायसेन। ध्यान रखना मुरैना वालों, मुरैना के अंतर्गत ये एक पार्क क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 100 प्रश्न, 100 प्रश्न बोलने में 100। ठीक है, तो मुरैना के, अब देखो फुटवेयर पार्क अगर देखें मुरैना में भी, कहाँ पर? सीतापुर में औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। ठीक, यूनिट्स स्थापित हो रही। मेडिकल डिवाइसेस पार्क उज्जैन में स्थापित होगा यहाँ पर, और पावर एंड रिन्यूअल पार्क नर्मदापुरम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने ये टेस्ट डिस्कशन कर लिया मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जो करंट से जुड़े हुए पहलुओं पर ज़्यादा था और वर्तमान परिस्थिति के साथ साथ हमारे बेसिक क्वेश्चन को भी कवर करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।